CH 141। सभी गए घूमने के लिए। आपने अभी तक पढ़ा। जिसके बाद आकाश पवन से कहता है चलो अब मैच को खत्म करते हैं। इतना कहकर आकाश एक बार करता है जिसके बाद पवन हार जाता है। इधर मीरा का भी मैच खत्म हो गया था और फिर वो दोनों वापस चले जाते हैं। जब आकाश अपने जगह में जाकर बैठता है तो उसके सभी दोस्त उससे कहते हैं, आकाश तुम्हारी फाइट तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तुम्हारे फाइट को देखकर हमें मजा आ गया। उन सभी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करने लगते हैं। तभी टीचर अंश वैभव को बुला लेते हैं। ऐसे ही कुछ देर में सभी का मैच खत्म हो जाता है। जिसके बाद टीचर अंश सभी से कहते हैं, स्टूडेंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल फाइनल मैच अब खत्म हो गया है जिसमें आकाश, विराट, वैभव, करण, मयंक और क्रिस जीते हैं और वही लड़कियों में जिया, माही, मीरा, काव्य, प्रीति और कविता फाइनल में जाएंगे जो फाइनल में मैच लड़ेंगे। इस बात अदिति और तनिषा मैच हार गई थी। अब आगे। तभी दोनों जजेस में से जज कहते हैं स्टूडेंट फाइनल मैच हमारी यूनिवर्सिटी में ही होगा, इसलिए इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट यहाँ आएंगे और साथ ही उनके साथ उनके टीचर भी आएंगे और जब तक फाइनल मैच खत्म नहीं हो जाता है तब तक सभी स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में अपने अपने सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करेंगे और साथ ही वो सभी टीचर भी अपने अपने सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। और आप सभी भी उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का भरपूर उपयोग करिए। और आज की फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास होगी और जितनी भी क्लास अभी बची है वो सभी क्लास अभी होगी, इसलिए आप सभी अपने अपने क्लास में चले जाइए। जिसके बाद सभी अपने जगह से उठकर वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त अभय आकाश से कहता है, आकाश भाई तुम सभी अपनी क्लास अटेंड कर लो, मैं क्लास में नहीं जा सकूंगा इसलिए मैं वापस विला में जा रहा हूँ। अभय की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, अभय तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं इसका इंतजार करता हूँ। इतना कहकर आकाश अपने पॉकेट से अपने फोन को निकालता है और फिर नेहा को कॉल करके अभय के बारे में बताता है। जिसके बाद आकाश फोन को कट कर देता है। जिसके बाद आकाश अभय की ओर देखते हुए कहता है, अभय अब तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें जाने की परमिशन मिल गई है। आकाश की बात को सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। जिसके बाद सभी फिजिकल ट्रैकिंग की क्लास में चले जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं। कुछ देर में फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास खत्म हो जाती है। जिसके बाद सभी बाकी की क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही सभी क्लास खत्म हो जाती है। जिसके बाद सभी ग्राउंड में आ जाते हैं। तभी करण कहता है, दोस्तों चलो हम सभी कहीं घूमने के लिए चलते हैं। करण की बात सभी को पसंद आती है और फिर सभी वैभव और करण की कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद आकाश की जब कार आती है तो बाकी सभी उसमें बैठ जाते हैं और यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं। वो सभी जा ही रहे थे कि तभी आकाश का फोन बजने लगता है। तो आकाश अपने पॉकेट से अपना फोन निकालता है, कॉल उठाकर अपने कान में लगा कर कहता है, हाँ निधि तुमने मुझे क्यों फोन किया है। तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, बॉस चौधरी परिवार अपने सारे शेयर बेचने के लिए तैयार हो गए हैं और वो अभी के मार्केट प्राइस में अपने सभी शेयर्स को बेचेंगे। निधि की बात को सुनकर आकाश के होठों में हल्की मुस्कान आ जाती है। जिसके बाद आकाश कहता है, ठीक है तुम सारे शेयर्स को खरीद लो और साथ सक्सेना इंडस्ट्री के शेयरों का क्या हुआ। आकाश की बात को सुनकर निधि कहती है, बॉस एजे ने सभी शेयर होल्डर से बात की है और उनमें से कई लोग अपने शेयर को बेचने के लिए तैयार नहीं है। निधि की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, वो सभी कल तक अपने सारे शेयर बेच देंगे। इतना कहकर आकाश फोन काट देता है। इधर आकाश के बगल में बैठा अभय आकाश की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था और वो आकाश से कहता है, आकाश भाई तुम अब सक्सेना इंडस्ट्री के मालिक हो। अभय की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए अपना सर हो में हिला देता है। जिसके बाद अभय आकाश से और बातें करता रहता है। वो सभी पूरा मुंबई घूमते हैं। जिसके बाद सभी एक होटल में जाकर खाना खाते हैं और फिर सभी खाना खाने के बाद आकाश के विला में चले जाते हैं क्योंकि अभी हॉस्टल बंद हो चुका था। सभी लोग जब विला में पहुंच जाते हैं तो फिर सभी अपने लिए एक रूम देखकर उसमें सो जाते हैं। अगली सुबह सभी रेडी होकर लिविंग रूम में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी अभय कहता है, फ्रेंड्स आज शाम को मेरा म्यूजिक कॉम्पिटिशन है इसलिए तुम सभी को वहां आना होगा। अभय की बात को सुनकर सभी कहते हो हम जरूर वहां आएंगे और वो सब बड़ी ही ऐसे ही बात करते रहते हैं। कुछ समय बाद आकाश की मेट सभी के लिए डाइनिंग टेबल में खाना लगा देती है तो सभी डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर में सभी जब खाना खा लेते हैं, अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम पर। और हाँ अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 142 श्रुति का आकाश से बहस आपने अभी तक पढ़ा। अभय की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए अपना सर हो में हिला देता है। जिसके बाद अभय आकाश से और बातें करता रहता है। वो सभी पूरा मुंबई घूमते हैं। जिसके बाद सभी एक होटल में जाकर खाना खाते हैं और फिर सभी खाना खाने के बाद आकाश के विला में चले जाते हैं क्योंकि अभी हॉस्टल बंद हो चुका था। सभी लोग जब विला में पहुंच जाते हैं तो फिर सभी अपने लिए एक रूम देखकर उसमें सो जाते हैं। अगली सुबह सभी रेडी होकर लिविंग रूम में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी अभय कहता है, फ्रेंड्स आज शाम को मेरा म्यूजिक कॉम्पिटिशन है इसलिए तुम सभी को वहां आना होगा। अभय की बात को सुनकर सभी कहते हो हम जरूर वहां आएंगे और वो सभी ऐसे ही बात करते रहते हैं। कुछ समय बाद आकाश की मेट सभी के लिए डाइनिंग टेबल में खाना लगा देती है तो सभी डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर में सभी जब खाना खा लेते हैं, अब आगे जब सभी का वहां से जाने का वक्त हो जाता है तो आकाश अभय को अपने कार की चाबी देते हुए कहता है, अभय तुम कर लेकर कंपटीशन वेन्यू में चले जाना, हम तुम्हारे कंपटीशन शुरू होने तक वहां पहुंच जाएंगे। अभय आकाश की बात को सुनकर हॉ में अपना सर हिला देता है। जिसके बाद सभी अभय को बाय कह के यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं।
जब वो सभी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो उन सभी को बहुत से नए चेहरे दिखाई देते हैं, क्योंकि आज सुबह ही सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए मुंबई आ चुके थे। जब वो सभी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जाते हैं तो सभी लड़कियों की नजर आकाश पर चली जाती है और वो सभी आकाश को एकटक देखने लगती है, यहाँ तक कि लेडी टीचरों की भी नजर आकाश से नहीं हट रही थी, वो सभी आकाश को घूरे जा रही थी। ये सब देखकर सभी लड़कों को आकाश से जलन हो रही थी। आकाश को पहले ही महसूस हो गया था कि सभी लोग उसे ही घूर रहे हैं। इधर तन्वी, माही और जिया को उन सभी का आकाश को यूं घूरना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो तीनों सभी से कहते हैं, फ्रेंड्स हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। उन तीनों की बात को सुनकर सभी क्लासरूम में चले जाते हैं। आज क्लास में बहुत से दूसरे यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट बैठे हुए थे। कुछ ही देर में क्लास का टाइम हो जाता है। तभी क्लास में टीचर अंजलि और उनके साथ एक और लेडी टीचर आती है, जिनका भी उम्र अंजलि के ही जितनी थी। जब वो क्लास में आई थी तो उसकी नजर बार बार आकाश पर ही जा रही थी। तभी टीचर अंजलि उनका इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, स्टूडेंट ये है श्रुति गुप्ता और ये आपकी आज की क्लास लेगी। अंजलि का श्रुति का इंट्रोडक्शन देने के बाद क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन श्रुति बार बार आकाश को ही देख रही थी, जिसका एहसास जिया और माही को हो गया था और वो दोनों श्रुति को घूर कर देखने लगती है। इधर जब क्लास खत्म होती है तो श्रुति और अंजलि क्लास से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद एक और टीचर क्लास में आते हैं। कुछ समय बाद उनकी भी क्लास खत्म हो जाती है तो सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर की छुट्टी थी। जिसके बाद आकाश के पेंटिंग की क्लास था। आकाश भी अपने टीचर वाले रूम में जाता है और अपने कपड़े बदलता है और साथ ही अपने मास्क को पहन लेता है, जिसके बाद वो टीचर्स रूम की तरफ चला जाता है, जहां पर सभी टीचर्स बैठे हुए थे। आकाश जब टीचर रूम के अंदर जाता है तो सभी की नजर आकाश पर जाती है और फिर आकाश अंजलि के बगल में जो अपनी सीट थी उसमें बैठ जाता है। तभी उनमें से एक प्रोफेसर आकाश से कहता है, टीचर एलेक्स आपको देखे हुए बहुत ही दिन हो गए हैं। उनकी बात को सुनकर आकाश उनसे कहता है, हो आज मेरी क्लास थी इसलिए मैं आज आया हूं, वरना आप मुझे नहीं देख पाते। तभी दूसरे यूनिवर्सिटी से आई एक टीचर कहती है, वैसे टीचर एलेक्स आपने अपने चेहरे में मास्क क्यों पहन रखा है, कहीं आपका चेहरा खराब तो नहीं दिखता है। वो टीचर कोई और नहीं श्रुति थी। वो जान गई थी कि आकाश बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन वो आकाश को उसके चेहरे से मास्क निकलवाने के लिए ऐसा कह रही थी, जिससे आकाश अपना मास्क निकाले और वो आकाश का चेहरा देख सके। श्रुति की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम्हारी तरकीब अच्छी थी लेकिन ये मुझ पर नहीं चलेगी। मेरे चेहरे को यूनिवर्सिटी में कुछ चुनिंदा लोगों ने ही देखा है, उनमें से एक अंजलि है, तुम उससे पूछ सकती हो कि मैं कैसा दिखता है। आकाश की बात को सुनकर सभी की नजर अंजलि पर चली जाती है। तभी अंजलि सभी से कहती है, टीचर एलेक्स अच्छे दिखते हैं। तभी एक और लेडी टीचर आकाश से कहती है, अगर तुम इतने ही अच्छे दिखते हो तो तुम अपना चेहरा हम सभी को क्यों ना ही दिखाते हो। तभी आकाश कहता है, मुझे डर है कि अगर तुम सभी मेरा चेहरा देखोगी तो मेरे प्यार में पड़ जाओगी। आकाश ने ये बात बस मजाक में कही थी, बाकी सभी ने इसे सीरियस ले लिया था। अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH14-3 आकाश ने सभी को अपना चेहरा दिखाया। आपने अभी तक पढ़ा। वो टीचर कोई और नहीं श्रुति थी। वो जान गई थी कि आकाश बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन वो आकाश को उसके चेहरे से मास्क निकलवाने के लिए ऐसा कह रही थी, जिससे आकाश अपना मास्क निकाले और वो आकाश का चेहरा देख सके। श्रुति की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम्हारी तरकीब अच्छी थी लेकिन ये मुझ पर नहीं चलेगी। मेरे चेहरे को यूनिवर्सिटी में कुछ चुनिंदा लोगों ने ही देखा है, उनमें से एक अंजलि है, तुम उससे पूछ सकती हो कि मैं कैसा दिखता है। आकाश की बात को सुनकर सभी की नजर अंजलि पर चली जाती है। तभी अंजलि सभी से कहती है, टीचर एलेक्स अच्छे दिखते हैं। तभी एक और लेडी टीचर आकाश से कहती है, अगर तुम इतने ही अच्छे दिखते हो तो तुम अपना चेहरा हम सभी को क्यों नहीं दिखाते हो। तभी आकाश कहता है, मुझे डर है कि अगर तुम सभी मेरा चेहरा देखोगी तो मेरे प्यार में पड़ जाओगी। आकाश ने ये बात बस मजाक में कही थी, बाकी सभी ने इसे सीरियस ले लिया था। अब आगे तभी एक और लेडी टीचर आकाश से कहती है, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, तो तुम अपना चेहरा हम सभी को क्यों नहीं दिखाते हो। उस टीचर की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम सभी इतना ही मेरे चेहरे को देखना चाहती हो तो ठीक है, मैं तू सभी को अपना चेहरा दिखा देता हूँ। इतना कहकर आकाश अपने चेहरे से मास्क को निकाल देता है। इधर जब आकाश अपने मास्क को निकालता है तो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो श्रुति हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि आकाश एक स्टूडेंट है। मुंबई यूनिवर्सिटी के बहुत से टीचर ने आकाश को पहचान लिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उन्हें आकाश के बारे में सब चीज बता दिया था। लेकिन उन्होंने आकाश का असली नाम और वो कैसा दिखता है ये नहीं बताए थे। तभी एक टीचर कहता है, तुम तो बहुत ही छोटे हो, हम सभी में से सबसे छोटे। उस टीचर की बात को सुनकर आकाश कहता है, मैं छोटा हूं तो क्या मैं एक टीचर नहीं हो सकता। आकाश की बात को सुनकर वो टीचर कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो तो तुम इतने छोटे हो ना, इसलिए मैं हैरान हो गया था। तभी बेल बजती है तो आकाश सभी से कहता है, मेरे क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश मास्क को पहनकर वहां से निकल जाता है। आकाश के पीछे अंजलि भी क्लास से चली जाती है। आकाश के जाने के बाद एक टीचर श्रुति से कहती है, श्रुति ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा छोटा था, पर इसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा है। उस टीचर की बात को सुनकर श्रुति हड़बड़ाकर उस टीचर की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर शुक्ला अभी आपने कुछ कहा क्या। श्रुति की बात को सुनकर टीचर शुक्ला कहते हैं, श्रुति कहीं तुम उस लड़के को देखकर उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई।
मिस्टर शुक्ला की बात को सुनकर श्रुति हकलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उस टीचर को जब मैं पढ़ाने गई थी तो मेरे क्लास में देखा था, वो एक स्टूडेंट है। श्रुति की बात को सुनकर सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो मुंबई यूनिवर्सिटी के टीचर थे। वहीं दूसरी ओर आकाश और अंजलि क्लास में पहुंच चुके थे। आज क्लास में बहुत से नए स्टूडेंट थे। क्लास में जाने के बाद आकाश पढ़ाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तो आकाश और अंजलि क्लास से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद आकाश अपने टीचर वाले रूम में जाता है और अपने कपड़ों को बदलकर फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास में चला जाता है। जब फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास खत्म हो जाती है तो नेहा आकाश को वहीं रुकने के लिए कहती है। तो आकाश वहीं पर रुकता है और नेहा से कहता है, नेहा तुम्हें क्या बात करनी थी? जिस पर नेहा कहती है, आकाश मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम सोल्जर्स को ट्रेनिंग कराने के लिए कब जा रहे हो? नेहा की बात को सुनकर आकाश नेहा से कहता है, मैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद वहां ट्रेनिंग देने के लिए जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर नेहा खुश हो जाती है और वो आकाश से कहती है, ठीक है, मैं चीफ को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और आकाश, एक बात मुझे और बतानी थी, लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा का 2 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं और वो तुमसे मिलने यहाँ आने वाले हैं। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, नेहा तुम्हें मुझे और कुछ भी बताना है क्या? आकाश की बात को सुनकर नेहा आकाश से कहती है, नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो ठीक है, कब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश क्लास की तरफ चला जाता है। जब सभी क्लासेस खत्म हो जाती है तो सभी ग्राउंड में आ जाते हैं। साथ ही उनके साथ निखिल भी था। निखिल अब उन सभी का दोस्त बन गया था। तभी आकाश कहता है, फ्रेंड्स, अब हमें अभय के कंपटीशन में जाना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर सभी कंपटीशन वेन्यू जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल FM पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 144 अभय का गाना किसी और ने गा दिया। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश की बात को सुनकर नेहा खुश हो जाती है और वो आकाश से कहती है, ठीक है, मैं चीफ को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और आकाश, एक बात मुझे और बतानी थी, लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा का 2 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं और वो तुमसे मिलने यहाँ आने वाले हैं। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, नेहा तुम्हें मुझे और कुछ भी बताना है क्या? आकाश की बात को सुनकर नेहा आकाश से कहती है, नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो ठीक है, कब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश क्लास की तरफ चला जाता है। जब सभी क्लासेस खत्म हो जाती है तो सभी ग्राउंड में आ जाते हैं। साथ ही उनके साथ निखिल भी था। निखिल अब उन सभी का दोस्त बन गया था। तभी आकाश कहता है, फ्रेंड्स, अब हमें अभय के कंपटीशन में जाना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर सभी कंपटीशन वेन्यू जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। अब आगे और फिर सभी अभय के कंपटीशन जहां हो रहा था वहां जाने लगते हैं। कुछ देर में वो सभी वहां पहुंच जाते हैं और फिर कार को पार्किंग में पार्क करके अंदर जाने लगते हैं। तभी उन सभी के पास अभय आ जाता है, क्योंकि आकाश ने अभय को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि वो सभी कंपटीशन वेन्यू में पहुंच चुके हैं। तभी अभय से कहता है, फ्रेंड्स, तुम सभी मेरे साथ स्टेज के पीछे चलो, कुछ देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है। और फिर सभी अभय के साथ स्टेज के पीछे चले जाते हैं। वो सभी स्टेज के पीछे जाने के बाद देखते हैं कि वहां बहुत सारे कैंडिडेट थे और उनके साथ उनके साथी भी थे। वो सभी एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं और अभय अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहां से एक लड़का गुजरात है और अभय के गाने के कागज को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। उसने अभय के गाने की कुछ ही लाइन को पढ़ा था। वो एक लड़का एक और लड़के के पास जाकर अभय की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लक्ष्य, उस लड़के का गाना बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। तभी लक्ष्य हंसते हुए कहता है, तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरा नाम उससे पहले आएगा और साथ ही मैंने ही उसको अपने जैसा गाने का सीट दिलवाया है, जिससे वो गाना न गा पाए और मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही अच्छा गाना गाता है। अगर वो गाना गाएगा तो वो जरूर जीत जाएगा। लक्ष्य की बात को सुनकर वो लड़का उससे और कुछ भी नहीं कहता है, पर उसे अभय के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वही कुछ समय में कंपटीशन शुरू हो जाता है और फिर एक एक करके सभी कैंडिडेट स्टेज में जाकर अपना गाना गाने लगते हैं। लेकिन तभी कंपटीशन का होस्ट लक्ष्य का नाम लेता है तो वो स्टेज में चला जाता है और अपना गाना गाने लगता है। जब लक्ष्य अपना गाना गाना शुरू करता है तो आकाश और उसके सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश अभय से कहता है, अभय यार, ये तो वही गाना है जो तुम गाने वाले हैं। आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है, हो आकाश भाई, ये तो वही गाना है जो मैं गाने वाला था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस गाने को तो मैंने एक फेमस म्यूजिशियन से लिखवाया था, लेकिन ये उसके पास कैसे गया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैंने कोई दूसरा गाना नहीं गाया तो मैं कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा। तभी आकाश कहता है, अभय तू दूसरे गाने की चिंता मत कर, मैं तुझे अभी एक नया गाने के लिए देता हूँ, तुम अपने बारी आने से पहले गाने को गा लो। इतना कहकर आकाश अपना पॉकेट से अपना फोन निकालता है और अपना एक गाना गाया हुआ रिकॉर्डिंग अभय को सुनाता है। उस गाने को सुनकर अभय कहता है, आकाश भाई, अगर मैं इस गाने को गाऊंगा तो जरूर ये कंपटीशन जीत जाऊंगा। तभी आकाश कहता है, अभय तुम इस गाने का प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कुछ समय बाद तुम्हारा नाम आने वाला है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, वहीं पर आकाश के सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन सभी ने ये जान गए थे कि वो आवाज किसकी थी। तभी वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, आकाश, क्या तुम ही वो सिंगर किंग हो? उन सभी की बात को सुनकर आकाश उनसे कहता है, हम सभी इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जगह इस बात को करने के लिए ठीक नहीं है। आकाश की बात को सुनकर वो सभी आकाश से और कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर अब अभय उस गाने का प्रैक्टिस करने लगता है।
कुछ देर में जब वक्ष का गाना खत्म हो जाता है तो वो स्टेज के पीछे आ जाता है और फिर अभय के पास से जाते हुए अभय को एक चिढ़ाने वाली स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। आकाश को पहले ही पता चल गया था कि ये सब लक्ष्य नहीं करवाया है और उसने सभी जानकारी अपने सिस्टम से निकलवा लिया था और उसे लक्ष्य को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर आकाश अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 145 अभय कंपटीशन जीत गया, आपने अभी तक पढ़ा। वहीं पर आकाश के सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन सभी ने ये जान गए थे कि वो आवाज किसकी थी। तभी वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, आकाश क्या तुम ही वो सिंगर किंग हो? उन सभी की बात को सुनकर आकाश उनसे कहता है, हम सभी इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जगह इस बात को करने के लिए ठीक नहीं है। आकाश की बात को सुनकर वो सभी आकाश से और कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर अब अभय उस गाने का प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ देर में जब वक्ष का गाना खत्म हो जाता है तो वो स्टेज के पीछे आ जाता है और फिर अभय के पास से जाते हुए अभय को एक चिढ़ाने वाली स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। आकाश को पहले ही पता चल गया था कि ये सब लक्ष्य ने ही करवाया है और उसने सभी जानकारी अपने सिस्टम से निकलवा लिया था और उसे अभय को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर आकाश अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। अब आगे, इसलिए आकाश अभी चुपचाप खड़ा हुआ था। कुछ देर में अभय उस गाने को पूरी तरह से याद कर लेता है और फिर कुछ और कंटेस्टेंट के बाद अभय की पारी आ जाती है। तो अभय स्टेज की तरफ चला जाता है और फिर अपना गाना गाना शुरू कर देता है। जब अभय गाना गाना शुरू करता है तो लक्ष्य बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर सभी को अभय का गाना पसंद आ रहा था। कुछ देर में अभय की गाना खत्म हो जाता है तो सभी अभय के लिए तालियां बजाते हैं और अभय के नाम को जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी अभय वापस स्टेज के पीछे चला जाता है और फिर सीधे आकाश के गले लग जाता है और कहता है, आकाश भाई अगर तुम आज नहीं होते तो मैं हार जाता है। अभय की बात को सुनकर आकाश कहता, अच्छा ठीक है, अब तू सिटी मत हो, तू ये कंपटीशन जरूर जीतेगा। आकाश की बात को सुनकर सभी हंस देते हैं। इधर अभय के स्टेज से जाने के बाद एक एक करके सभी कंटेस्टेंट स्टेज में आकर अपना अपना गाना गाने लगते हैं। कुछ समय में सभी कंटेस्टेंट गाना गा चुके थे तो फिर होस्ट स्टेज में आता है और कहता है, सभी कंटेस्टेंट ने बहुत ही अच्छा गाना गाया और वो हम सभी को पसंद भी आया, लेकिन कंपटीशन तो सभी कंटेस्टेंट जीत नहीं सकते हैं, तो मैं टॉप 3 विनर के नाम अनाउंस करता हूं। कंपटीशन में तीसरा स्थान प्राप्त की है मेघा मेहता ने तथा दूसरा स्थान कमल भारद्वाज ने और पहला स्थान होस्ट ने। इतना ही कहा था कि तभी सभी कंपटीशन देखने आए लोग अभय का नाम चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनकर होस्ट कहता है, आप सभी ने सही कहा, पहला स्थान प्राप्त किया है मिस्टर अभय रॉय ने। मैं चाहता हूं टॉप 3 विनर स्टेज में आए और कंपटीशन के जजेस उनको उनका ट्रॉफी दे। तभी जजेस स्टेज में आते हैं और फिर अभय, कमल और मेघा स्टेज में आ जाते हैं। तभी कंपटीशन का एक जज अभय को घूर रहा था। वो जज अभय को इसलिए घूर रहा था क्योंकि लक्ष्य उसका स्टूडेंट था और उसी ने लक्ष्य को अभय के बारे में बताया था। इसलिए लक्ष्य ने अभय के गाने को पहले ही गाया था, जिससे अभय ये कंपटीशन जीत ना पाए। वैसे मैं बता दूं कि लक्ष्य चौथे स्थान पर आया था, जिससे वो कंपटीशन नहीं जीत पाया। इधर उन तीनों के स्टेज में आने के बाद एक जज ट्रॉफी मेघा को देता है, जिसके बाद कमल को, और वो जज अभय को ट्रॉफी देता है। तभी कंपटीशन का होस्ट अभय से कहता है, तो मिस्टर अभय आप अपने जीतने के बारे में कुछ बोलेंगे? तभी अभय अपने हाथ में माइक को लेता है और फिर अभय कहता है, मेरा ये कंपटीशन जीतने के पीछे मेरे सबसे अच्छे दोस्त का हाथ है। अगर वो नहीं होता तो मैं ये कंपटीशन कभी भी जीत नहीं पाता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो मेरे बड़े भाई जैसा है। ये सब बोलते हुए अभय की आंख से आंसू आ जाते हैं। तभी कंपटीशन का होस्ट अभय से कहता है, मिस्टर अभय आप अपने दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जिस पर अभय कहता है, मेरा दोस्त चाहता है कि उसके बारे में कोई जाने, इसलिए मैं उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। अभय की बात को सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन कोई भी अभय को कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद अभय स्टेज के पीछे चला जाता है और फिर अभय, आकाश और उसके सभी फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। वो सभी सीधे आकाश के विला में जाते हैं क्योंकि अभी रात बहुत हो गई थी, जिसके आकाश यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बंद हो गया था। वो सभी आकाश के विला में जाने के आकाश को ही घूर कर देख रहे थे। तभी आकाश कहता है, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी जिया कहती है, आकाश तुमने कहा था कि तुम बाद में हम सबको सच बताओगे। जिया की बात को सुनकर आकाश कहता है, हाँ मैं बताता हूँ, पहले तुम सभी सोफे में बैठ जाओ। आकाश के कहने पर सभी सोफे में बैठ जाते हैं, जिसके बाद आकाश कहता है, हाँ मैं ही की गहूं जिसने वो सब गानों को गाया था। आकाश की बात को सुनकर सभी अपने जगह से उठ जाते हैं, सिर्फ अभय ही आराम से सोफे में बैठा था। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 146 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट फाइनल मैच शुरू हुआ, आपने अभी तक पढ़ा। अभय की बात को सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन कोई भी अभय को कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद अभय स्टेज के पीछे चला जाता है और फिर अभय, आकाश और उसके सभी फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। वो सभी सीधे आकाश के विला में जाते हैं क्योंकि अभी रात बहुत हो गई थी।
जिसके आकाश यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बंद हो गया था। वो सभी आकाश के विला में जाने के आकाश को ही घूर कर देख रहे थे। तभी आकाश कहता है, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी जिया कहती है, आकाश तुमने कहा था कि तुम बाद में हम सबको सच बताओगे। जिया की बात को सुनकर आकाश कहता है, हाँ मैं बताता हूँ, पहले तुम सभी सोफे में बैठ जाओ। आकाश के कहने पर सभी सोफे में बैठ जाते हैं। जिसके बाद आकाश कहता है, हाँ मैं ही किंग हूँ जिसने वो सब गानों को गाया था। आकाश की बात को सुनकर सभी अपने जगह से उठ जाते हैं। सिर्फ अभय ही आराम से सोफे में बैठा था। अब आगे और फिर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आकाश तुम सच में फेमस सिंगर किंग हो। ये कहते हैं उसके चारों दोस्त आकाश के गले लग जाते हैं। वही लड़कियां भी आकाश के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। अवनी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसका भाई ही किंग है। और फिर वो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी उठकर फ्रेश होते हैं और फिर नीचे आकर डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं क्योंकि आज मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला था। यूनिवर्सिटी जाने के बाद सभी स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर वो सभी देखते हैं कि वहां पर सभी स्टूडेंट और टीचर पहले से मौजूद थे। वहां पर जजेस और कंपटीशन के रेफरी जो टीचर अंश थे, साथ ही एक दूसरे यूनिवर्सिटी के भी रेफरी थे। साथ ही सभी दूसरे यूनिवर्सिटी से आए टीचर और स्टूडेंट एक अलग ही जगह में बैठे हुए थे। साथ ही उन जजेस के साथ प्रिंसिपल सर भी बैठे हुए थे। तभी अंजलि आकाश को देखकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, आकाश आज तुम सभी दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जहां पर बैठे हुए वहां पर जाकर बैठ जाओ। अंजलि की बात को सुनकर आकाश, करण, वैभव, विराज, मयंक, मीरा, काव्या, माही और जिस उन सभी स्टूडेंट की तरफ चले जाते हैं। बाकी सभी वही पास में ही खाली जगह में बैठ जाते हैं। वहीं पर वो सभी दूसरे यूनिवर्सिटी से आए स्टूडेंट और टीचर के पास बैठ जाते हैं। जब दूसरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स आकाश और अंजलि को बैठे हुए देखते हैं, तभी श्रुति आकाश को देखते हुए कहती है, मिस्टर आकाश आप कैसे हैं? श्रुति की आवाज को सुनकर आकाश अपने बगल की तरफ देखता है जहां पर श्रुति और उसके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए थे। तभी आकाश कहता है, मिस श्रुति मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या ये सभी आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है? आकाश की बात को सुनकर श्रुति कहती है, ओ ये मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। इधर श्रुति के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और आकाश के पास बैठे हुए प्रीति, कविता और क्रिस उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी श्रुति के यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट श्रुति से कहता है, श्रुति मैम क्या आप उस लड़के को जानती है? जिस पर श्रुति कहती है, मैं उससे ज्यादा नहीं जानती हूँ, बस हम एक दो बार ही मिले हैं। तभी टीचर अंश अपने हाथ में माइक लेकर कहते हैं, तो स्टूडेंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के फाइनल मैच पहला राउंड अब शुरू होता है। इतना कहकर वो दो लड़कों और दो लड़कियों का नाम लेते हैं तो वो अपने जगह से उठकर फाइटिंग रिंग के अंदर चले जाते हैं और फिर फाइनल करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद उन सभी का मैच खत्म हो जाता है। ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट का मैच खत्म हो जाता है। तभी टीचर अंश विराट और दूसरे यूनिवर्सिटी के एक लड़के को बुलाते हैं और वैसे ही लड़कियों में भी फाइटिंग रिंग में सभी के जाने के बाद मैच शुरू हो जाता है। कुछ देर में मैच खत्म हो जाता है जिसमें विराट जीत जाता है। ऐसे ही आकाश के सभी फ्रेंड्स का मैच हो जाता है जिसमें वैभव हार जाता है। तभी टीचर अंश आकाश का नाम लेते हैं तो आकाश अपने जगह से उठ जाता है और फाइटिंग रिंग की तरफ जाने लगता है। आकाश को अपने जगह से उठता हुआ देखकर श्रुति बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि आकाश का असली नाम एलेक्स है। फाइटिंग रिंग में जाने के बाद आकाश अपने अपोनेंट को देखता है जो कि उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर वो आकाश से कहता है, तुम तैयार हो जाओ हारने के लिए। आकाश उस लड़के की बात को सुनकर स्माइल करने लगता है। तभी मैच शुरू हो जाता है और आकाश एक ही वार में मैच को खत्म कर देता है, जिसे देखकर दूसरे यूनिवर्सिटी से आए सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि बगल में मैच कर रहे दोनों लड़कियों ने भी अपना मैच रोक दिया था और वो आकाश को ही देख रही थी। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-147 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट खत्म हो गया। आपने अभी तक पढ़ा। कुछ देर में मैच खत्म हो जाता है जिसमें विराट जीत जाता है। ऐसे ही आकाश के सभी फ्रेंड्स का मैच हो जाता है जिसमें वैभव हार जाता है। तभी टीचर अंश आकाश का नाम लेते हैं तो आकाश अपने जगह से उठ जाता है और फाइटिंग रिंग की तरफ जाने लगता है। आकाश को अपने जगह से उठता हुआ देखकर श्रुति बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि आकाश का असली नाम एलेक्स है। फाइटिंग रिंग में जाने के बाद आकाश अपने अपोनेंट को देखता है जो कि उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर वो आकाश से कहता है, तुम तैयार हो जाओ हारने के लिए। आकाश उस लड़के की बात को सुनकर स्माइल करने लगता है। तभी मैच शुरू हो जाता है और आकाश एक ही वार में मैच को खत्म कर देता है, जिसे देखकर दूसरे यूनिवर्सिटी से आए सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि बगल में मैच कर रहे दोनों लड़कियों ने भी अपना मैच रोक दिया था और वो आकाश को ही देख रही थी। अब आगे वहीं पर आकाश मैच खत्म करके सीधा रिंग से बाहर चला जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी आकाश से कुछ नहीं कहता है। इधर आकाश के जाने के बाद उन दोनों लड़कियां भी फाइट करने लगती है और फिर कुछ समय में जब मैच खत्म होता है तो वो दोनों भी वापस अपने जगह में आकर बैठ जाती है। तभी बाकी सभी का भी मैच खत्म हो जाता है और फिर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सेकंड राउंड शुरू हो जाता है और उसमें सभी स्टूडेंट अपने अपने बारी आने पर फाइटिंग रिंग में जाते हैं और मैच खत्म हो जाने के बाद वापस आकर अपने जगह में बैठ जाते हैं। तभी टीचर अंश करण का नाम लेते हैं तो करण रिंग में चला जाता है और फाइट करने लगता है। कुछ समय में करण जीत जाता है। ऐसे ही मैच चले लगता है। इस राउंड में काव्या हार जाती है। तभी आकाश की बारी आती है और वो इस मैच को भी एक ही वार में खत्म कर देता है।
कुछ समय में सेकंड राउंड भी खत्म हो जाता है। अभी सिर्फ लड़कों में 8 और लड़कियों में 8 स्टूडेंट ही बचे थे जिनका फाइट अगले राउंड में होने वाला था, जिसमें आकाश, करण, मयंक, विराट, ध्रुव, डेविड, सुभाष और चंद्रशेखर लड़कों में थे। वही लड़कियां माही, जिया, मीरा, खुशी, जानवी, विभा, निक्की और डैनिम ये सब बचे थे जो अगले राउंड में फाइट करने वाले थे और इनसे से ही कोई विनर होने वाला था। तभी टीचर अंश कहते हैं, स्टूडेंट आज का मैच यही खत्म होता है। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का लास्ट राउंड अब कल होगा जिसमें हमारे विनर हमें मिलेंगे। टीचर अंश की बात को सुनने के बाद वो सही वहां से चले जाते हैं। अभी शाम हो गया था इसलिए सभी कैंटीन में चले जाते हैं और खाना ऑर्डर करके खाने लगते हैं, जिसके बाद आकाश, अभय और अवनी को छोड़कर सभी हॉस्टल में चले जाते हैं। और फिर वो तीनों आकाश के विला में चले जाते हैं। आकाश के विला में जाने के बाद वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं और फिर खाना खाने का वक्त होने पर वो तीनों खाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों उठकर फ्रेश होते हैं, जिसके बाद वो तीनों यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। आज मैच के बाद अभय लखनऊ जाने वाला था। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वो सभी स्टेडियम में जाकर बैठ जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद टीचर अंश मैच के लिए 2 लड़के और 2 लड़कियों को बुलाया है, जिसमें लड़के ध्रुव और करण थे और लड़कियां मीरा और जानवी थी। रिंग में जाने के बाद उन सभी का मैच शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में वो मैच खत्म हो जाता है जिसमें करण और जानवी जीत गई थी। ऐसे ही सभी 8 कंटेस्टेंट का मैच खत्म हो जाता है जिसमें आकाश, करण, डेविड, सुभाष, जानवी, जिया, माही और खुशी जीतती है। जिसके बाद और भी मैच होते हैं और फिर लास्ट में सिर्फ आकाश, डेविड, माही और जानवी ही बचे थे। तभी वो सभी रिंग में चले जाते हैं। तभी मैच शुरू होता है, लेकिन इस बार आकाश आराम से लड़ रहा था और वही जानवी और माही की फाइट भी इंटेंस चल रही थी। कुछ देर में उन सभी का मैच खत्म हो जाता है और उसमें आकाश और माही जीत जाते हैं तो सभी उनके लिए तालियां बजाकर चीयर करने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल सर उन दोनों के पास आते हैं और फिर उन दोनों को ट्रॉफी और 1-1 लाख का चेक देते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश के सभी दोस्त आकाश से कहते हैं, आकाश भाई आज तुम दोनों के जितने की खुशी में पार्टी तो बनती है। उन सभी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है आज मैं तुम सभी को पार्टी दूंगा, लेकिन हम अभी पार्टी के लिए जाएंगे क्योंकि अभय आज शाम को लखनऊ के लिए निकलने वाला है। आकाश की बात को सुनने के बाद सभी वहां से निकल जाते हैं और वो सभी मुंबई के सबसे लग्जरी होटल में जाते हैं। होटल के पास पहुंचने के बाद वो सभी कार को पार्किंग में पार्क करते हैं। जिसके बाद वो सभी होटल के अंदर चले जाते हैं और फिर अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं और फिर खाना आने के बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं। अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल FM ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 148 अभय का लखनऊ वापस जाना आपने अभी तक पढ़ा तो सभी उनके लिए तालियां बजाकर चीयर करने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल सर उन दोनों के पास आते हैं और फिर उन दोनों को ट्रॉफी और 1-1 लाख का चेक देते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश के सभी दोस्त आकाश से कहते हैं, आकाश भाई आज तुम दोनों के जितने की खुशी में पार्टी तो बनती है। उन सभी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है आज मैं तुम सभी को पार्टी दूंगा, लेकिन हम अभी पार्टी के लिए जाएंगे क्योंकि अभय आज शाम को लखनऊ के लिए निकलने वाला है। आकाश की बात को सुनने के बाद सभी वहां से निकल जाते हैं और वो सभी मुंबई के सबसे लग्जरी होटल में जाते हैं। होटल के पास पहुंचने के बाद वो सभी कार को पार्किंग में पार्क करते हैं। जिसके बाद वो सभी होटल के अंदर चले जाते हैं और फिर अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं और फिर खाना आने के बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं। अब आगे कुछ देर में वो सभी खाना खा लेते हैं। जिसके बाद सभी कार में बैठकर आकाश के विला चले जाते हैं। विला जाने के बाद अभय अपने सामानों को अपने पास रख लेता है और फिर अभय लिविंग रूम में आ जाता है। सभी वही बैठे हुए थे। अभय उन सभी के पास आ जाता है और फिर वो भी सोफे में बैठ जाता है। तभी अभय कहता है, फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे मैंने तुमसे एक बात करना भूल ही गया था। मेरा 13 दिन बाद सगाई है लखनऊ में, तो तुम सभी को वहां आना है और साथ ही अपने परिवार वालों को भी साथ में लाना। तभी सभी एक साथ कहते हैं, ठीक है अभय हम सब वहां आएंगे और खूब डांस भी करेंगे। उन सभी की बात को सुन अभय के चेहरे में स्माइल आ जाती है। जिसके कुछ समय बाद सभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और फिर सभी एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद अभय को अलविदा कहते हैं और सभी लड़के अभय के गले लगते हैं। वही लड़कियां तो अभय से हाथ मिलाती है। जिसके बाद अभय प्लेन में बैठकर लखनऊ के लिए निकल जाता है तो सभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चले जाते हैं। लेकिन आकाश उन सभी से यह कहकर कि वो कुछ दिन के लिए मुंबई से बाहर जा रहा है, अपने विला में चला जाता है और फिर अपना कुछ सामान अपने स्टोरेज रिंग में रखता है और फिर अपने पॉकेट से अपना फोन निकालता है और किसी को फोन करता है। कुछ रिंग के बाद दूसरी ओर से फोन उठ जाता है। तभी आकाश कहता है, नेहा तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद हम दोनों आर्मी बेस जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर दूसरी ओर से नेहा कहती है, ठीक है आकाश तुम आओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। जिसके बाद आकाश फोन काट देता है और फिर अपनी मेट को कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ का अच्छे से ध्यान रखना। आकाश की बात को सुनकर वो मेढों में अपना सर हिलाती है और फिर आकाश अपने एक कार को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और फिर अपने दूसरे कार में बैठकर नेहा के घर की तरफ निकल जाता है। वही नेहा के घर में आकाश का फोन कट होने के बाद नेहा अपने ड्रेस को बदलती है और अपने कुछ कपड़े सूटकेस में पैक करती है और नीचे लिविंग रूम में आ जाती है। जब नेहा की मां कविता जी नेहा को तैयार और उसके हाथ में सूटकेस देखती है तो उससे कहती है, नेहा बेटा तुम कहाँ जा रही हो जो तुमने अपने हाथ में सूटकेस पकड़ा हुआ है?
मॉम, मैं आज आर्मी कैंप जा रही हूँ। आकाश ने मुझे फोन किया था कि वो आर्मी कैंप जा रहा है। नेहा की बात को सुनकर कविता जी कहती है, ठीक है नेहा बेटा, लेकिन तुम जल्द से जल्द वापस आना। तभी नेहा के डैड कहते हैं, नेहा बेटा तुम अपना वहां जाकर ध्यान रखना। नेहा उन दोनों की बात को सुनकर हॉर्न में अपना सर हिलाती है और कहती है, ठीक है मॉम डैड, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आती है तो नेहा कहती है, लगता है कि आकाश आ गया है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर नेहा अपना सूटकेस पकड़कर घर से बाहर चली जाती है। तभी अमन जी कहते हैं, कविता मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नेहा आकाश को पसंद करने लगी है। तभी कविता जी कहती है, मुझे तो लगता है कि वो दोनों बहनें ही आकाश को पसंद करती है। जिस पर अमन जी कहते हैं, ठीक है मैं जब नेहा वापस आ जाएगी तो दोनों बहनों से इस बारे में बात करूंगा। इधर नेहा बाहर जाकर कार में बैठ जाती है तो आकाश कार को एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा देता है और वो कुछ ही समय में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी आकाश अपने कार को विला वापस जाने का ऑर्डर करता है, जिससे कार आकाश के विला चला जाता है। तो आकाश और नेहा एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर जब वो दोनों प्लेट के अंदर जाकर बिजनेस क्लास के सीट में जाकर बैठ जाते हैं तभी उनके पास एक लड़का नेहा को देखकर आता है और आकाश को देखकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ अपना सीट बदलोगे। आकाश उस लड़के की आवाज की सुनकर उस लड़के को देखता है। आकाश को उसके बोलने का लहजा पसंद नहीं आया था। अब आगे क्या होगा, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल FM ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 149 अक्षत ओबरॉय और नंदनी सिंह। आपने अभी तक पढ़ा कि नेहा आकाश को पसंद करने लगी है। तभी कविता जी कहती है, मुझे तो लगता है कि वो दोनों बहनें ही आकाश को पसंद करती है। जिस पर अमन जी कहते हैं, ठीक है मैं जब नेहा वापस आ जाएगी तो दोनों बहनों से इस बारे में बात करूंगा। इधर नेहा बाहर जाकर कार में बैठ जाती है तो आकाश कार को एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा देता है और वो कुछ ही समय में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी आकाश अपने कार को विला वापस जाने का ऑर्डर करता है, जिससे कार आकाश के विला चला जाता है। तो आकाश और नेहा एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर जब वो दोनों प्लेन के अंदर जाकर बिजनेस क्लास के सीट में जाकर बैठ जाते हैं तभी उनके पास एक लड़का नेहा को देखकर आता है और आकाश को देखकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ अपना सीट बदलोगे। आकाश उस लड़के की आवाज की सुनकर उस लड़के को देखता है। आकाश को उसके बोलने का लहजा पसंद नहीं आया था। अब आगे तो आकाश कहता है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अपना सीट नहीं बदलना है। आकाश की बात को सुनकर उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, तुम्हें मुझे न कहने की हिम्मत कैसी हुई, मैं आर्मी से हूँ तो तुम मुझे अपना सीट दे दो। उस लड़के की बात को सुनकर आकाश कहता है, अच्छा तो तुम आर्मी से हो लेकिन मैं अपना सीट तुम्हें नहीं दूंगा। इधर नेहा तो उन दोनों की बात को एंजॉय कर रही थी। तभी वो लड़का बिल्कुल खुश हो जाता है और कहता है, दोस्त तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, वैसे लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षत ओबरॉय है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तभी आकाश भी उससे हाथ मिलाता है और कहता है, मेरा नाम आकाश सिंह है और ये मेरी दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेहता है। आकाश की बात को सुनकर अक्षत बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि नेहा भी आर्मी में उसके ही जैसे पोस्ट में है। तभी अक्षत कहता है, तो आप भी आर्मी में है, तुम दोनों मेरे पिछले बर्ताव के लिए माफ कर देना। क्या है, मेरा और मेरी दोस्त का शर्त लगा था कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा को इम्प्रेस करूंगा, लेकिन मैं शर्त हार गया। ये सब अक्षत ऐसे बोल रहा था कि जैसे वो शर्त हारने के कारण बहुत ही ज्यादा उदास हो। तभी आकाश कहता है, वैसे तुम्हारी दोस्त कौन है। जिस पर अक्षत एक और इशारा करते हुए कहता है, जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी वो मेरी दोस्त है नंदनी सिंह। वैसे तुम दोनों का सरनेम बिल्कुल एक जैसा है। वैसे नंदनी और मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और नंदनी के परिवार वाले भी यही रहते हैं। आकाश अभी तक जान गया था कि अक्षत बहुत ही बातूनी और साफ दिल का इंसान है। तभी उनके पास एयर होस्टेस आती है और अक्षत से कहती है, सर आप अपने सीट में जाकर बैठ जाइए, एरोप्लेन टेक ऑफ होने वाला है। उस एयर होस्टेस की बात को सुनकर अक्षत आकाश से कहता है, मैं अब अपने सीट में जाकर बैठ रहा हूँ, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर अक्षत अपने जगह में जाकर बैठ जाता है। जब अक्षत अपने सीट पर जाकर बैठता है तो नंदनी अक्षत से पूछती है, अक्षत तुम उन सभी से इतने देर तक क्या बात कर रहे थे। तभी अक्षत कहता है, वो मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया। तभी नंदनी कहती है, मैंने तो कहा ही था कि तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। नंदनी की बात को सुनकर अक्षत बहुत ही धीमे आवाज में कहता है, नंदनी देखना मैं एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। लेकिन नंदनी ने अक्षत की बात को सुन लिया था और कहती है, अक्षत तुमने कुछ कहा क्या। नहीं नहीं नंदनी, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अक्षत नंदनी की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वैसे दोस्तों, मैंने एक एपिसोड में नंदनी के बारे में बताया था, अगर आप सभी को नंदनी के बारे में याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अक्षत के अपने जगह में बैठने के बाद एरोप्लेन टेक ऑफ हो जाता है। 2 घंटे बाद एरोप्लेन एयरपोर्ट में लैंड करता है तो अक्षत वापस आकाश के पास आ जाता है और उसके साथ नंदनी भी थी। तभी अक्षत कहता है, आकाश तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जिस पर आकाश कहता है, अक्षत ये तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आकाश ये बोलते हुए स्माइल कर रहा था। आकाश की बात को सुनकर अक्षत कुछ भी नहीं कहता है। वही नंदनी तो आकाश को ही देख रही थी, उसे आकाश बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी नंदनी आकाश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाय मैं नंदनी सिंह हूँ। तभी आकाश भी स्माइल करते हुए नंदनी से हाथ मिलता है और कहता है, मेरा नाम आकाश सिंह है। तभी नंदनी कहती है, आकाश के नाम को सुनकर नंदनी थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। जिसके बाद वो नंदनी से हाथ मिलाती है और फिर वो चारों एरोप्लेन से निकलकर एयरपोर्ट से बाहर जाने लगते हैं।
जब वो सभी बाहर जाते हैं तो वो सभी देखते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर आर्मी की कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी। तभी उन गाड़ियों में से कुछ आर्मी के यूनिफॉर्म पहने लोग उन सभी के पास आने लगते हैं। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-150 आकाश आर्मी बेस में। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जिस पर आकाश कहता है अक्षत ये तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आकाश ये बोलते हुए स्माइल कर रहा था। आकाश की बात को सुनकर अक्षत कुछ भी नहीं कहता है। वही नंदनी तो आकाश को ही देख रही थी। उसे आकाश बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी नंदनी आकाश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाय मैं नंदनी सिंह हूँ। तभी आकाश भी स्माइल करते हुए नंदनी से हाथ मिलता है और कहता है मेरा नाम आकाश सिंह है। तभी नंदनी कहती है, आकाश के नाम को सुनकर नंदनी थोड़ा हैरान हो जाती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। जिसके बाद वो नंदनी से हाथ मिलाती है और फिर वो चारों एरोप्लेन से निकलकर एयरपोर्ट से बाहर जाने लगते हैं। जब वो सभी बाहर जाते हैं तो वो सभी देखते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर आर्मी की कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी। तभी उन गाड़ियों में से कुछ आर्मी के यूनिफॉर्म पहने लोग उन सभी के पास आने लगते हैं। अब आगे एयरपोर्ट के पास इतने सारे आर्मी के ऑफिस को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी सभी आर्मी के लोग उन सभी के पास आ जाते हैं और आकाश को देखकर सैल्यूट करते हुए कहते हैं, ब्रिगेडियर जनरल आकाश, हम आपको यहाँ से आर्मी बेस में ले जाने लिए आए हैं। तभी आकाश भी उन सभी को सैल्यूट करता है। इधर अक्षत और नंदनी तो ये जानकर कि आकाश ब्रिगेडियर जनरल है बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी वो सभी भी उन सभी को सैल्यूट करते हैं। तभी आकाश कहता है, वैसे आपका नाम क्या है? जिस पर उन सभी के सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है, मैं कर्नल आदित्य मिश्रा हूँ। तभी आकाश कहता है, ठीक है तो आप इन तीनों अजबी मेरे साथ ले चलिए। ये अक्षत और नंदनी का यहाँ ट्रांसफर हुआ है और लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेरे साथ आई है। कर्नल आदित्य आकाश की बात को भी मान जाते हैं। जिसके बाद वो चारों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी अक्षत कहता है, आकाश तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी आर्मी में इतने बड़े पोस्ट में हो? अक्षत की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम सभी को वैसे भी थोड़ी देर में पता चल ही जाता कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों को कुछ भी नहीं बताया। अक्षत हंसते हुए कहता है, आकाश मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम्हें डायरेक्ट ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट मिली हो और तुम इस पोस्ट में आने वाले सबसे छोटी उम्र के आदमी हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा छोटे होगे। अक्षत की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है। ऐसे ही बात करते हुए सभी बेस में चले जाते हैं। कर्नल आदित्य उन सभी के लिए रूम अरेंज करते हैं। आकाश के लिए एक अकेला रूम था। वहीं पर नेहा और नंदनी एक ही रूम में थे, लेकिन आकाश ने अक्षत को भी अपने रूम में रुकने के लिए कहता है तो अक्षत आकाश के ही रूम में रुकने वाला था। आकाश के रूम में आकाश अक्षत से कहता है, वैसे अक्षत तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? जिस पर अक्षत कहता है, आकाश मैं किसी को पसंद तो करता हूं, मैं उसे आज तक बता नहीं पाया, मैं उसे स्कूल टाइम से ही पसंद करता हूं। अक्षत की बात को सुनकर आकाश कहता है, अक्षत तो तुम नंदनी को पसंद करते हो? आकाश की बात को सुनकर अक्षत हैरान हो जाता है और कहता है, आकाश ये तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर आकाश हंसते हुए कहता है, वो तो मुझे ऐसे ही पता चल गया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम नंदनी को कब अपने दिल की बात बताओगे? अक्षत तुम जल्दी नंदनी को अपने दिल की बात बता दो वरना कोई और उसे तुमसे चुरा कर ले जाएगा। आकाश की बात को सुनकर अक्षत कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जल्द ही नंदनी को अपने दिल की बात बता दूंगा। अक्षत की बात को सुनकर आकाश उसे ऑल द बेस्ट कहता है। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने बेड में सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर आकाश बाहर जाता है तो वो देखता है कि सभी सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी आकाश भी उन सभी के पास चला जाता है तो वो सभी सोचते हैं कि आकाश भी उनकी तरह ही सोल्जर है। तभी उन सभी का ट्रेनर आकाश को देखकर कहता है, बरखुरदार तुम कौन हो? अपना नाम और पद बताओ। तभी वहां पर दो आदमी आ जाते हैं जिनमें से एक कर्नल आदित्य थे। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, ये है ब्रिगेडियर जनरल आकाश सिंह जो आज यहाँ सभी को ट्रेनिंग देने के लिए आए। तभी वो ट्रेनर उस आदमी को देखकर सैल्यूट करता है और कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल ये तो अभी बच्चा है, ये हम सभी को क्या सिखाएगा? बाकी सभी भी आकाश को ऐसे देख रहे थे कि ये बच्चा हमें क्या सिखाएगा। तभी वहां पर नंदनी, नेहा और अक्षत भी आ जाते हैं। तभी आकाश सभी को देखकर कहता है, तुम लोगों को लग रहा है कि मैं तुम्हें क्या सिखा पाऊंगा, तो ठीक है तुम सभी मुझ पर एक साथ हमला करो। तभी एक सोल्जर कुछ कहने ही वाला हो ता है कि तभी आकाश कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, तुम सभी मुझ पर हमला करो। तभी वो सभी लेफ्टिनेंट जनरल की ओर देखते हैं तो वो अपना सर हिलाकर उनके आकाश पर हमला करने के लिए कह देते हैं। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-151 सभी की ट्रेनिंग शुरू। आपने अभी तक पढ़ा। बरखुरदार तुम कौन हो? अपना नाम और पद बताओ। तभी वहां पर दो आदमी आ जाते हैं जिनमें से एक कर्नल आदित्य थे। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, ये है ब्रिगेडियर जनरल आकाश सिंह जो आज यहाँ सभी को ट्रेनिंग देने के लिए आए। तभी वो ट्रेनर उस आदमी को देखकर सैल्यूट करता है और कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल ये तो अभी बच्चा है, ये हम सभी को क्या सिखाएगा? बाकी सभी भी आकाश को ऐसे देख रहे थे कि ये बच्चा हमें क्या सिखाएगा। तभी वहां पर नंदनी, नेहा और अक्षत भी आ जाते हैं। तभी आकाश सभी को देखकर कहता है, तुम लोगों को लग रहा है कि मैं तुम्हें क्या सिखा पाऊंगा, तो ठीक है
तुम सभी मुझ पर एक साथ हमला करो। तभी एक सोल्जर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी आकाश कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, तुम सभी मुझ पर हमला करो। तभी वो सभी लेफ्टिनेंट जनरल की ओर देखते हैं तो वो अपना सर हिलाकर उनके आकाश पर हमला करने के लिए कह देते हैं। अब आगे। तभी सभी लोग आकाश पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं और आकाश पर हमला करने लगते हैं, लेकिन किसी का भी हमला आकाश पर नहीं लग रहा था। सभी को लग रहा था कि आकाश अपने जगह पर ऐसे ही खड़ा हुआ था, लेकिन आकाश का रिफ्लेक्स इतना ज्यादा था कि सभी को लग रहा था कि आकाश सीधा ही अपने जगह में खड़ा हुआ है। कुछ देर में वो सभी आकाश पर वार करते करते थक जाने हैं, लेकिन कोई भी आकाश को छू नहीं पाता है, जिसे देखकर सभी आकाश पर हमला करना बंद कर देते हैं और अपने जगह में जाकर वापस खड़े हो जाते हैं। तभी आकाश कहता है, क्या हुआ, तुम सभी वापस क्यों चले गए? तभी सभी सोल्जर एक साथ कहते हैं, ब्रिगेडियर जनरल, हम जान गए हैं कि हम सभी एक साथ मिलकर भी आपको हरा नहीं सकते हैं। आकाश स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है, अभी से तुम सभी की ट्रेनिंग शुरू होगी। तभी आकाश अपने हाथ को पॉकेट में डालता है और अपने स्टोरेज रिंग से एक कागज निकालता है और फिर लेफ्टिनेंट जनरल को देखते हुए कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल, ये इन सभी का ट्रेनिंग शेड्यूल है। इन सभी की ट्रेनिंग 2 दिन तक चलेगी, जिसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, तुम इतनी जल्दी जाओगे तो इन सभी के ट्रेनिंग का क्या होगा? जिस पर आकाश कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं इन सभी को 3 दिन में दोगुना ताकतवर बना दूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल आकाश की बात को सुनकर और कुछ भी नहीं कहते हैं और फिर आकाश सभी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और आकाश उन सभी को 3 दिन तक ट्रेनिंग देता है, जिससे सभी सोल्जर की ताकत 2 गुना तक बढ़ गई थी। सभी की ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आकाश लेफ्टिनेंट जनरल से कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल, अब सभी की ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो अब मैं वापस मुंबई जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, ठीक है आकाश, तुमने वैसे बहुत अच्छा किया, तुम्हारे ही वजह से आज सभी सोल्जर की ताकत 2 गुना तक बढ़ गई है। पहले जब वैभव ने फील्ड मार्शल और हम सभी के सामने तुम्हारे बारे में बताया है तो मुझे नहीं लगा था कि तुम कुछ कर पाओगे, लेकिन मैं गलत था, तुम इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अच्छे हो, या फिर कह सकते हैं कि तुम आर्मी के ब्रह्मास्त्र हो। लेफ्टिनेंट जनरल की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और कहता है, ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल, मैं अक्षत और नंदनी से मिल लेता हूं। जिसके बाद आकाश उन दोनों से मिलने के लिए चला जाता है। जब आकाश अक्षत के पास जाता है तो अक्षत आकाश से कहता है, आकाश यार, तुम जा रहे हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अक्षत की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और अक्षत से कहता है, अक्षत तुम चिंता मत करो, हम जरूर मिलेंगे। तभी नंदनी आकाश से कहती है, वैसे आकाश, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैंने पहली बार तुम जैसे टैलेंटेड लड़के को देखा है, अगर तुम मेरे भाई होते तो मैं बहुत खुश होती। नंदनी की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे अपना भाई मान सकती हो और अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी होगी तो मुझे बताना। तभी आकाश नंदनी के कान के पास जाकर कहता है, और हो तुम इस गधे अक्षत को अपने दिल की बात बता दो, मुझे तो नहीं लगता है कि ये तुम्हें कभी प्रपोज करने वाला है। जिसके बाद आकाश नंदनी के गले लगता है और कहता है, हम जल्द ही मिलेंगे। जिसके बाद आकाश अक्षत के भी गले लगता है और फिर आकाश और नेहा वहां से निकल जाते हैं। आकाश और नेहा को जाते हुए देखकर अक्षत और नंदनी के आंख में आंसू आ जाते हैं। इधर आकाश और नंदनी 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों एरोप्लेन में बैठकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे में आकाश और नेहा मुंबई पहुंच जाते हैं और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आकाश की कार एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी है। छोटे हुई थी तो आकाश और नेहा आकाश के कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर में वो दोनों नेहा के घर के सामने पहुंच जाते हैं और फिर नेहा आकाश के कार से बाहर निकलती है और फिर अपने घर के अंदर चली जाती है और फिर आकाश भी वहां से निकल जाता है। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल FM ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 152 आकाश का सिंह विला जाना आपने अभी तक पढ़ा? और हो तुम इस गधे अक्षत को अपने दिल की बात बता दो, मुझे तो नहीं लगता है कि ये तुम्हें कभी प्रपोज करने वाला है। जिसके बाद आकाश नंदनी के गले लगता है और कहता है, हम जल्द ही मिलेंगे। जिसके बाद आकाश अक्षत के भी गले लगता है और फिर आकाश और नेहा वहां से निकल जाते हैं। आकाश और नेहा को जाते हुए देखकर अक्षत और नंदनी की आंख में आंसू आ जाते हैं। इधर आकाश और नंदनी 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों एरोप्लेन में बैठकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे में आकाश और नेहा मुंबई पहुंच जाते हैं और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आकाश की कार एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी हुई थी तो आकाश और नेहा आकाश के कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर में वो दोनों नेहा के घर के सामने पहुंच जाते हैं और फिर नेहा आकाश के कार से बाहर निकलती है और फिर अपने घर के अंदर चली जाती है और फिर आकाश भी वहां से निकल जाता है। अब आगे। इधर जब नेहा घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके मॉम डैड और उसकी बहन हॉल में ही बैठे हुए हैं। तभी नेहा उन सभी के पास जाती है। तभी अमन जी नेहा को देखते हुए कहते हैं, नेहा तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी नेहा बोली, डैड आपको मुझसे क्या बात करना है? नेहा और वेदिका, मुझे तुम दोनों से ही बात करना है, उससे पहले नेहा तुम भी बैठ जाओ, ये सब अमन जी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं। जिसे देखकर नेहा समझ जाती है कि उसके डैड कुछ सीरियस बात करने वाले को है, इसलिए वो सोफे में बैठ जाती है। तभी अमन जी बोले, क्या तुम दोनों आकाश को पसंद करती हो? अमन जी की बात को सुनकर दोनों बहनें चौंक जाती है। तभी दोनों एक साथ कहती है, हाँ मैं आकाश को पसंद करती हूँ। इधर दोनों बहनें एक दूसरे की बात को सुनकर चौंक जाती है और वो एक दूसरे को देखने लगती है। तभी अमन जी बोले, मुझे जिसका शक था वही हुआ, तुम दोनों ही आकाश को पसंद करती हो।
अब क्या करें? तभी नेहा बोली, डैड आपको याद है कि हम 10 साल पहले एक साधक से मिले थे जिसने आपको साधकों के बारे में कुछ बताया था, जिसमें एक ये था कि साधक एक से ज्यादा शादी करते हैं, और उस साधक ने हमें देखकर हमारा भाग्य बताया था कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही आदमी से होगी और वो सबसे ताकतवर साधक होगा। नेहा की बात को सुनकर अमन जी बोले, लेकिन नेहा तुम इस बारे में अभी क्यों बात कर रही हो? जिस पर नेहा बोला, डैड मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि आकाश एक साधक है और वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, इसलिए आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। नेहा की बात को सुनकर नेहा के मॉम डैड चौंक जाते हैं। तभी कविता जी चौंकते हुए बोली, क्या आकाश एक साधक है? जिस पर वेदिका मेहता बोलती है, हो मॉम, आकाश एक साधक है, लेकिन आप दोनों किसी को भी मत बताना कि आकाश एक साधक है, उसने हमें किसी को भी बताने के लिए मना किया है। तभी अमन जी कहते हैं, ठीक है वेदिका बेटा, हम इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन तुम दोनों को क्या पता है कि आकाश भी तुम दोनों को पसंद करता है? तभी नेहा बोली, डैड हमें इस बारे में पता नहीं है कि वो हमें पसंद करता है या फिर नहीं, लेकिन हमें उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो किसी भी लड़की को गलत नजरों से नहीं देखता है। वो सभी बात कर ही रहे थे। वही दूसरी ओर आकाश अभी अपने विला पहुंचने ही वाला था कि तभी आकाश का फोन बजने लगता है। तो आकाश अपने फोन को अपने हाथ में लेकर देखता है तो उसमें आकाश के डैड का फोन आ रहा था। आकाश तुरंत फोन को उठा लेता है। तभी सुनील जी दूसरी तरफ से बोले, आकाश बेटा तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम घर आ सकते हो? अपने डैड की बात को सुनकर आकाश बोलता है, ठीक है पापा, मैं अभी घर आता हूँ। इतना कहकर आकाश फोन कट कर लेता है और अपने कार को मोड़कर मुंबई के साउथ एरिया की तरफ बढ़ा देता है जहां सिंह विला था। 1 घंटे में आकाश सिंह विला में पहुंच जाता है और फिर आकाश अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद आकाश देखता है कि उसके मॉम डैड हॉल में ही बैठे हैं। तभी आकाश उनके पास चला जाता है और अपने मॉम के बगल में सोफे में बैठ जाता है। तभी सुनील जी आकाश से बोले, आकाश बेटा मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तभी आकाश बोला, हो डैड बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तभी सुनील जी बोलते हैं, आकाश बेटा हमारे इलाहाबाद के प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ रही है और मुझे मुंबई में भी बहुत काम है, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम इलाहाबाद जाकर वहां के सारे प्रॉब्लम को ठीक करो, इससे तुम धीरे धीरे बिजनेस करना भी सीख जाओगे। सुनील जी की बात को सुनकर आकाश बोला, ठीक है डैड, मैं इलाहाबाद जाऊंगा और वहां के प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आकाश की बात को सुनकर सुनील जी और गीता जी दोनों खुश हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 153 आकाश गया इलाहाबाद। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश सिंह विला में पहुंच जाता है और फिर आकाश अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद आकाश देखता है कि उसके मॉम डैड हॉल में ही बैठे हैं। तभी आकाश उनके पास चला जाता है और अपने मॉम के बगल में सोफे में बैठ जाता है। तभी सुनील जी आकाश से बोले, आकाश बेटा मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तभी आकाश बोला, हो डैड बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तभी सुनील जी बोलते हैं, आकाश बेटा हमारे इलाहाबाद के प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ रही है और मुझे मुंबई में भी बहुत काम है, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम इलाहाबाद जाकर वहां के सारे प्रॉब्लम को ठीक करो, इससे तुम धीरे धीरे बिजनेस करना भी सीख जाओगे। सुनील जी की बात को सुनकर आकाश बोला, ठीक है डैड, मैं इलाहाबाद जाऊंगा और वहां के प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आकाश की बात को सुनकर सुनील जी और गीता जी दोनों खुश हो जाते हैं। अब आगे। तभी सुनील जी बोले, ठीक है आकाश, तो तुम कल ही वहां चले जाना और हो कुछ दिन बाद तुम्हारे बड़े पापा की बेटी की सगाई लखनऊ में है, तो तुम वही रहना, हम वही आएंगे, जिसके बाद हम तीनों इलाहाबाद जाएंगे। ठीक है डैड, मैं कल सुबह ही इलाहाबाद निकल जाऊंगा। तभी सुनील जी बोले, आकाश तुम्हारे साथ वहां तुम्हारी मॉम की सेक्रेटरी भी जाएगी जो तुम्हारी मदद करेगी। तभी गीता जी बोली, आकाश चला अब खाना खा लो, खाना खाने का वक्त हो गया है। जिसके बाद सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब आकाश खाना खा लेता है तो वो अपने कमरे में चला जाता है और फिर वो सो जाता है। अगली सुबह आकाश उठकर फ्रेश होता है और फिर नीचे हॉल में चला जाता है। जब आकाश नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके तीनों बॉडीगार्ड्स पंकज, समीर और सत्यम हॉल में ही थे और साथ ही वहां एक और लड़की थी। आकाश ने कल रात को ही दिव्या को फोन करके उन तीनों को मुंबई भेजने के लिए कह दिया था। तभी आकाश अपने मॉम डैड के पास जाकर बैठ जाता है। तभी गीता जी बोली, आकाश ये मेरी सेक्रेटरी माया है जो तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हारी मदद करेगी। तभी माया आकाश को ग्रीट करती है, हेलो छोटे बॉस। तभी आकाश भी उसे हेलो कहता है। थोड़ी देर बाद वो सभी खाना खाते हैं और फिर वो पांचों वहां से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। वो पांचों एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्राइवेट प्लेन से इलाहाबाद के लिए निकल जाते हैं। प्लेन के अंदर आकाश माया से बोला, माया इलाहाबाद के प्रोजेक्ट में क्या परेशानी आ रही है? छोटे बॉस, इलाहाबाद में हमारा एक मॉल बन रहा है जिसके लिए हमें एक अनाथालय को हटाकर मॉल को बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही हमें मीडिया और लोगों से हमें बहुत बदनामी फेस करनी पड़ रही है। माया की बात को सुनकर आकाश बोला, तुम मुझे मॉल का डिजाइन दिखाओ। तभी माया आकाश को उस मॉल का डिजाइन दिखाती है जिसे देखकर आकाश कुछ सोचने लगता है। तभी आकाश बोला, माया इस प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनी कर रही है मुझे बताओ। छोटे बॉस, इस प्रोजेक्ट को मिस्टर ललित मल्होत्रा जी की कंपनी कर रही है जो आपके मॉम डैड के अच्छे दोस्त है। माया की बात को सुनकर आकाश कुछ भी नहीं कहता है। 1 घंटे बाद वो प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट में लैंड करता है, जिसके बाद वो पांचों एयरपोर्ट से बाहर जाने लगते हैं। जब वो पांचों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो उन सभी को लेने के लिए कुछ गाड़ियों आई थी, तो वो पांचों उन सभी गाड़ियों में बैठ जाते हैं।
और फिर उस साइट की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर में वो सभी वहां पहुंच जाते हैं तो आकाश कार से बाहर निकलता है, तभी वहां ललित जी आ जाते हैं। तभी आकाश बोला, अंकल यहाँ की क्या कंडीशन है? जिस पर ललित जी बोलते हैं, आकाश हमें इस मॉल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जमीन की जरूरत है और ये जगह इस मॉल के लिए बहुत ही अच्छी है। तुम जो बगल की जमीन को देख रहे हो वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की है, लेकिन वो हमें अपने जमीन बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए हमें इस मॉल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बगल में जो अनाथालय है उसकी जमीन चाहिए। हम उनकी जमीन के बदले एक दूसरे जगह पर अनाथालय बनाने वाले थे, लेकिन मीडिया ने इसे बहुत ही अलग तरीके से लोगों को बताया है, जिसके कारण हमें बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। ललित जी की बात को सुनकर आकाश उस अनाथालय की तरफ देखता है और आकाश बोला, माया हम अभी अनाथालय जा रहे हैं। आकाश की बात को सुनकर माया आकाश के साथ उस अनाथालय की तरफ जाने लगती है और वो दोनों उस अनाथालय के अंदर चले जाते हैं। तभी उस अनाथालय का मालिक वहां आता है और आकाश से बोलता है, जी आप यहाँ क्यों आए हैं? तभी आकाश बोला, मुझे यहाँ कुछ डोनेशन देना है। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है। उस आदमी और उसकी पत्नी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने इस अनाथालय को खोला था। वो दोनों सभी बच्चों की अपने ही बच्चे समझते थे। ये सब आकाश को उसके सिस्टम से पता चला था। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-154 आकाश गया अनाथालय आपने अभी तक पढ़ा, लेकिन मीडिया ने इसे बहुत ही अलग तरीके से लोगों को बताया है, जिसके कारण हमें बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। ललित जी की बात को सुनकर आकाश उस अनाथालय की तरफ देखता है और आकाश बोला, माया हम अभी अनाथालय जा रहे हैं। आकाश की बात को सुनकर माया आकाश के साथ उस अनाथालय की तरफ जाने लगती है और वो दोनों उस अनाथालय के अंदर चले जाते हैं। तभी उस अनाथालय का मालिक वहां आता है और आकाश से बोलता है, जी आप यहाँ क्यों आए हैं? तभी आकाश बोला, मुझे यहाँ कुछ डोनेशन देना है। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है। उस आदमी और उसकी पत्नी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने इस अनाथालय को खोला था। वो दोनों सभी बच्चों की अपने ही बच्चे समझते थे। ये सब आकाश को उसके सिस्टम से पता चला था। अब आगे तभी अंदर से आवाज आती है, वो जी कौन है बाहर? तभी वो आदमी बोले, मीना कुछ लोग आए हैं, डोनेशन देने आए हैं। तभी उस आदमी की बीवी मीना बाहर आती है, जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। जब आकाश अनाथालय के अंदर जाता है तो आकाश देखता है कि वहां कई सामान रखे हुए थे, साथ ही बहुत से खिलौने जो हाथ से बनाए हुए थे। तभी आकाश बोला, इस सभी सामानों को किसने बनाया है? जिस पर वो आदमी जिसका नाम मिराज था बोलते हैं, इन सभी सामानों को यहाँ के बच्चों ने बनाया है। तो आप इन सामानों को बेचते क्यों नहीं है? इससे इस अनाथालय का कमाई का सोर्स आ जाता। जिस पर मिराज थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं, हमने इन्हें बेचने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी दुकानदार ने इन्हें नहीं खरीदा, जिससे सभी चीजें यही रखी हुई है। वो सभी कुछ समय बाद एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी कुर्सी में बैठ जाते हैं। तभी आकाश बोला, मिस्टर मिराज मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। यहाँ पर जो मॉल बनने वाला है उसमें मैं आपको एक जगह दूंगा, जिसमें सभी बच्चों ने जो सामान बनाया है उसे वहां बेचेंगे और साथ ही आपके अनाथालय को तोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। आकाश की बात को सुनकर माया कहता है, लेकिन छोटे बॉस, लेकिन आकाश उसे आगे बोलने नहीं देता है और कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। जिसके बाद आकाश अपने पॉकेट से 1 करोड़ का चेक निकालता है और उन सभी को दे देता है और कहता है, ये चेक आप रखिए, इससे सभी बच्चों के लिए आप कुछ कपड़े ले लेना और उनको अच्छे से स्कूल में पढ़ाना, जिससे बड़े होकर ये सभी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आकाश की बात को सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी बच्चों से मिलने के लिए चले जाते हैं। आकाश सभी बच्चों से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है, तो आकाश उसके पास जाने लगता है। तभी मीना कहते हैं, वो तनीश है, वो अभी कॉलेज में है, वो यहाँ इन सभी बच्चों से मिलने के लिए आया है, वो भी इसी अनाथालय में बड़ा हुआ है। तभी आकाश के सिस्टम में उस लड़के के बारे में दिखाई देने लगता है। आकाश तनीश के पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है, तुम कोडिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, इसलिए तुम मुंबई आकर इस पते में चले जाना, वहां तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इतना कहकर आकाश तनीश को अपना कार्ड दे देता है, जिसके बाद आकाश और माया वहां से चली जाते हैं। बाहर जाने के बाद माया आकाश को देख रही थी, जैसे वो आकाश से कुछ पूछना चाहती हो। तभी माया बोली, छोटे बॉस, आपने जो उस लड़के को कार्ड दिया था वो तो एबी नेटवर्क का था ना, तो वो कार्ड आपके पास कैसे आया? तभी आकाश बोला, क्योंकि मैं एबी नेटवर्क का ओनर ही, लेकिन तुम इस बारे में मॉम डैड को मत बताना, मैं खुद उन्हें वक्त आने पर बता दूंगा। आकाश की बात को सुनकर माया अपना सर हॉ में हिला देती है और वो आकाश को एडमायरेशन की नजर से देख रही थी। तभी माया आकाश से कहती है, तो छोटे बॉस अब हम क्या करने वाले हैं? जिस पर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, अब हम उस फौजी के घर जा रहे हैं जिसकी वो जमीन है। जिसके बाद आकाश, माया, आकाश के तीनों बॉडीगार्ड्स और ललित जी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी कार एक घर के सामने रुकती है, जिसके बाद आकाश कार से बाहर निकलकर उस घर के पास जाता है और डोरबेल को बजाता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और जब वो सभी लोगों को देखता है तो कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं वो जमीन नहीं बेचूंगा। लेकिन तभी आकाश बोला, आपकी बीवी को मैं ठीक कर सकता हूँ। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी आकाश की तरफ देखता है और कहते हैं, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम मेरी बीवी को कैसे ठीक करोगे? तभी आकाश उन्हें अपना डॉक्टर वाला ID कार्ड दिखाता है। जब वो आदमी उस ID कार्ड को देखता है तो चौंक जाता है। तभी
डर से आवाज आती है, डेड कौन आया है, इतना कहकर वो बाहर आने लगता है। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 155 आकाश ने सुमित्रा जी को ठीक किया। आपने अभी तक पढ़ा। अब हम उस फौजी के घर जा रहे हैं जिसकी वो जमीन है। जिसके बाद आकाश, माया, आकाश के तीनों बॉडीगार्ड्स और ललित जी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी कार एक घर के सामने रुकती है, जिसके बाद आकाश कार से बाहर निकलकर उस घर के पास जाता है और डोरबेल को बजाता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और जब वो सभी लोगों को देखता है तो कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं वो जमीन नहीं बेचूंगा। लेकिन तभी आकाश बोला, आपकी बीवी को मैं ठीक कर सकता हूँ। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी आकाश की तरफ देखता है और कहते हैं, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम मेरी बीवी को कैसे ठीक करोगे? तभी आकाश उन्हें अपना डॉक्टर वाला ID कार्ड दिखाता है। जब वो आदमी उस ID कार्ड को देखता है तो चौंक जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है, डेड कौन आया है, इतना कहकर वो बाहर आने लगता है। अब आगे। और जब वो आकाश को देखता है तो आकाश को सैल्यूट करते हुए कहता है, ब्रिगेडियर जनरल। तभी आकाश भी उसे सैल्यूट करता है। ये कोई और नहीं बल्कि कर्नल आदित्य थे। तभी कर्नल आदित्य बोले, ब्रिगेडियर जनरल आप यहाँ कैसे आए? तभी आकाश बोला, मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए आपके पापा की जमीन चाहिए थी, लेकिन वो अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे बात करने और आपकी मौत को ठीक करने के लिए आया था। वो दोनों बात कर रहे थे, वहीं पर सभी लोग हैरान से आकाश और कर्नल आदित्य को ही देख रहे थे। तभी कर्नल आदित्य के पापा सभी से कहते हैं, आप लोग अंदर आइए। जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। तभी आकाश को एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो व्हीलचेयर में बैठी हुई थी। तभी आकाश उनके पास जाता है और अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालकर अपने स्टोरेज रिंग से एक पील को निकालता है। जिसके बाद आकाश बोला, आप इस गोली को खा लीजिए, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिसके बाद आकाश उन्हें वो गोली खिला देता है। जिसके बाद आकाश भी जाकर सोफे में बैठ जाता है। तभी आदित्य की मौ अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करती है और वो अपने हाथ को उठा लेती है, जिसे देखकर कर्नल आदित्य और उनके पिता उनके पास चले जाते हैं। उन दोनों के आंख में आंसू आ गए थे। कर्नल आदित्य की मौ का नाम सुमित्रा और पिता का नाम भैरव है। तभी किचन से एक महिला बाहर निकलती है। ये कर्नल आदित्य की बीवी थी कृति। जब वो सुमित्रा जी को अपना हाथ पैर हिलाते हुए देखती है तो उनके हाथ से सारा सामान छूट जाता है और वो सुमित्रा जी के पास चली जाती है और कहती है, मौ आप ठीक हो गई है। अभी सभी के आंखों में आंसू थे। तभी सुमित्रा जी आकाश को देखते हुए कहती है, बेटा तुम्हारा शुक्रिया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दादी, मेरा नाम आकाश सिंह है। आकाश के नाम को सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे में स्माइल आ जाती है। तभी भैरव जी वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स लाते हैं और फिर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आकाश की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, तुमने मेरी बीवी को ठीक कर दिया है, इसलिए वो जमीन अब तुम्हारी हुई, तुम्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तभी आकाश उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है और एक चेक बुक निकालकर उसमें एक अमाउंट डालता है और साइन करके भैरव जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैंने दादी को ठीक किया है, ये अलग बात है, लेकिन बिजनेस की बात अलग है। मैं आपसे जमीन ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपको उस जमीन का पूरा पैसा दूंगा, इसलिए आप इन पैसे को रख लीजिए। आकाश की बात को सुनकर सभी के चेहरे में स्माइल आ जाती है और फिर भैरव जी उस चेक को ले लेते हैं। तभी कृति जी कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए जो नाश्ता ला रही थी वो गिर गया। तभी आकाश स्माइल करते हुए बोला, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ कि आप दादी से बहुत प्यार करती है, जिससे आप उन्हें ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और आपके हाथ से सभी चीजें गिर गई। तो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, मुझे अभी बहुत काम है। आकाश की बात को सुनकर वो सभी आकाश को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन आकाश उन्हें मना करके वहां से चला जाता है। बाहर जाने के बाद सभी आकाश को एडमायरेशन की नजरों से देखने लगते हैं। तभी ललित जी बोले, आकाश तुमने तो जो काम इतने दिन से नहीं कर पाए थे उसे तो तुमने सिर्फ एक ही घंटे में कर दिया, तुम बिजनेस में अपने मॉम डैड की तरह ही हो। ललित जी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और कहता है, ललित अंकल अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उनसे मॉल बनने की बात बता दीजिए, और साथ ही ये भी बता देना कि हम मॉल में अनाथ बच्चों के लिए शोरूम देंगे जिसमें उनके द्वारा बनाया गया सभी सामान बिकेगा, जिससे हमारे मॉल लोगों की नजरों में अच्छा बनेगा, जिससे सभी लोग हमारे मॉल में आना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। आकाश की बात को सुनकर ललित जी तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, उन्होंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH156 न्यू मॉल डिजाइन आपने अभी तक पढ़ा। आकाश की बात को सुनकर वो सभी आकाश को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन आकाश उन्हें मना करके वहां से चला जाता है। बाहर जाने के बाद सभी आकाश को एडमायरेशन की नजरों से देखने लगते हैं। तभी ललित जी बोले, आकाश तुमने तो जो काम इतने दिन से नहीं कर पाए थे उसे तो तुमने सिर्फ एक ही घंटे में कर दिया, तुम बिजनेस में अपने मॉम डैड की तरह ही हो। ललित जी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और कहता है, ललित अंकल अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उनसे मॉल बनने की बात बता दीजिए, और साथ ही ये भी बता देना कि हम मॉल में अनाथ बच्चों के लिए शोरूम देंगे।
जिसमें उनके द्वारा बनाया गया सभी सामान बिकेगा, जिससे हमारे मॉल लोगों की नजरों में अच्छा बनेगा, जिससे सभी लोग हमारे मॉल में आना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। आकाश की बात को सुनकर ललित जी तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, उन्होंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अब आगे तभी आकाश कार में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद सभी भी बाकी कारों में बैठ जाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो सभी कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाते हैं और फिर वो सभी कार से बाहर निकल जाते हैं और फिर आकाश जमीन देखते हुए कहता है, अंकल जमीन का मामला तो हल हो गया है, अब आप मुझे मॉल का डिजाइन दिखाए। आकाश की बात को सुनकर ललित जी अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और उससे मॉल का डिजाइन लाने के लिए कहते हैं, तो ललित जी के सेक्रेटरी कुछ ही समय में मॉल का डिजाइन ला देते हैं। तो आकाश उस डिजाइन को कार के ऊपर रखकर देखने लगता है, लेकिन आकाश को वो डिजाइन उतनी पसंद नहीं आती है। तब आकाश बोला, अंकल आप मेरे लिए एक ड्राइंग सीट और कुछ पेंट्स ला दीजिए। ललित जी को तो ये समझ में नहीं आता है कि आकाश इन सामानों को क्यों मंगा रहा है, लेकिन वो अपने असिस्टेंट को कहकर उन सामानों को मंगवा देते हैं। तो आकाश उन सभी को लेकर उसमें कुछ करने लगता है और आकाश उस ड्राइंग सीट में मॉल का एक नया डिजाइन बना देता है। बाकी सभी लोग भी आकाश को मॉल का डिजाइन बनाता हुआ देख रहे हैं और आकाश के बनाने हुए डिजाइन को देखकर सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। सबसे ज्यादा तो शॉक्ड माया थी, आज उसे आकाश की बहुत सी आइडेंटिटी पता चली थी, जो सभी एक से बढ़कर एक थी। और अब उसे पता चला था कि आकाश बहुत ही अच्छा डिजाइनर भी है। अब उसके मन में आकाश की इज्जत और भी बढ़ गई थी। आकाश उस डिजाइन को बनाने के बाद बोला, अंकल अब आप इस तरह से मॉल को बनाएंगे। आकाश की बात को सुनकर ललित जी हो में अपना सर हिला देते हैं और ललित जी बोले, आकाश मैं कल ही इसी डिजाइन में मॉल को बनवाना शुरू कर दूंगा, अब पूरा काम खत्म हो गया है, इसलिए तुम आराम करने के लिए चले जाओ, तुमने बहुत काम किया है। जिसके बाद आकाश, माया और आकाश के तीनों बॉडीगार्ड्स वहां से कार में बैठकर चले जाते हैं। वो सभी एक विला की तरफ जाने लगते हैं। कुछ समय में कार विला के सामने रुकती है। जब कार वहां रुकता है तो माया कंफ्यूज होते हुए उस विला को देख रही थी। ये विला सक्सेना परिवार का था, लेकिन अब सक्सेना परिवार की सारी प्रॉपर्टी आकाश के नाम में थी, इसलिए वो विला अब आकाश का था। लेकिन तभी विला का सिक्योरिटी गार्ड गेट को खोलता है तो कार अंदर जाने लगती है और फिर विला के दरवाजे के सामने कार रुकती है। तो आकाश कार से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सभी कार से बाहर निकल जाते हैं और आकाश विला के अंदर जाने लगता है। आकाश को देखकर वो चारों भी अंदर चले जाते हैं। जब आकाश विला के अंदर पहुंचता है तभी एक आदमी आकाश के पास आता है और कहता है, आप ही यहाँ के नए मालिक हैं। एजे ने पहले ही सभी को इन्फॉर्म कर दिया था कि आकाश आज वहां आ रहा है, इसलिए सभी जान गए थे कि आकाश अब उस विला का मालिक है। जिस पर आकाश बोला, हो मैं ही यहाँ का नया मालिक हूँ, अब आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए और बाकी सभी को भी उनका उनका कमरा दे दीजिए। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी आकाश को एक कमरे के पास ले जाता है और कहता है, मालिक ये आपका कमरा है, अब मैं बाकी सभी को भी उनका कमरा दिखा देता हूँ। जिसके बाद आकाश उस कमरे में चला जाता है और फिर वो आदमी सभी को उनका विला दिखाने के लिए चला जाता है। जब वो माया को कमरा दिखा ही रहा था तो माया उस आदमी से बोली, आप इस विला में कितने सालों से काम कर रहे हैं? तब वो आदमी बोला, मैं यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। जब ये विला सक्सेना परिवार का था, लेकिन कुछ समय पहले ही हमें पता चला कि सक्सेना परिवार को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है और उनके सारे प्रॉपर्टी किसी और के नाम में हो गई है। वैसे भी वो सभी लोग बहुत ही खराब थे, खासकर उनका बेटा, वो तो किसी दरिंदे से कम नहीं था। अगर मेरे बस में होता तो मैं उन सभी के लिए काम नहीं करता, लेकिन क्या करें, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा पेट कैसे पलेगा। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल FM ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 157 आकाश का सभी मैनेजर को धमकी देना। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी आकाश को एक कमरे के पास ले जाता है और कहता है, मालिक ये आपका कमरा है, अब मैं बाकी सभी को भी उनका कमरा दिखा देता हूँ। जिसके बाद आकाश उस कमरे में चला जाता है और फिर वो आदमी सभी को उनका विला दिखाने के लिए चला जाता है। जब वो माया को कमरा दिखा ही रहा था तो माया उस आदमी से बोली, आप इस विला में कितने सालों से काम कर रहे हैं? तब वो आदमी बोला, मैं यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। जब ये विला सक्सेना परिवार का था, लेकिन कुछ समय पहले ही हमें पता चला कि सक्सेना परिवार को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है और उनके सारे प्रॉपर्टी किसी और के नाम में हो गई है। वैसे भी वो सभी लोग बहुत ही खराब थे, खासकर उनका बेटा, वो तो किसी दरिंदे से कम नहीं था। अगर मेरे बस में होता तो मैं उन सभी के लिए काम नहीं करता, लेकिन क्या करें, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा पेट कैसे पलेगा। अब आगे उस आदमी की बात को सुनकर माया कुछ नहीं कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो सोच रही थी कि आकाश की कितनी सारी और आइडेंटिटी है, क्योंकि सक्सेना परिवार जो इंडिया की दूसरी सबसे अमीर फैमिली थी, उसका सारा कारोबार और प्रॉपर्टी अब आकाश की है, तो वो अब इंडिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान है। माया ये सब सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह आकाश उठता है और फ्रेश होकर नीचे आता है तो आकाश देखता है कि सभी लोग सोफे में बैठे हुए थे। जब पंकज, समीर और सत्यम आकाश को देखते हैं तो अपनी जगह से उठ जाते हैं। तभी आकाश बोला, तुम तीनों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों वापस अपनी जगह में बैठ जाओ। जिसके बाद आकाश भी जाकर सोफे में बैठ जाता है और फिर आकाश बोला, माया हमारा यहाँ का काम हो गया है तो अब हमें वापस मुंबई चलना चाहिए। तब माया बोली, छोटे बॉस हमें कुछ समय कंस्ट्रक्शन साइट को जांच करनी चाहिए, जिसके बाद हम मुंबई चलेंगे। माया की बात को सुनकर आकाश में अपना सर हिलाता है। फिर आकाश अपने पॉकेट से अपना फोन निकालता है और एजे को फोन करता है।
एक दो रिंग के बाद ही एजे फोन उठा लेती है। एजे, तुम अभी कहाँ हो बॉस? मैं निधि और किंजल सक्सेना परिवार के पूरे बिजनेस और उनकी मैनेजमेंट की जांच कर रहे हैं और हम अभी इलाहाबाद जा रहे हैं वहां के बिजनेस को चेक करने के लिए। ठीक है एजे, मैं भी तुम तीनों के साथ यहाँ के बिजनेस को चेक करूंगा। तुम मुझे लेने के लिए यहाँ आ जाओ। ठीक है बॉस, हम वहां आ रहे हैं। जिसके बाद आकाश फोन कट कर देता है और कहता है चलो तुम सभी खाना खा लो, जिसके बाद हम कहीं और जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर में वो सभी खाना खा लेते हैं और सोफे में बैठ जाते हैं। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है तो सभी बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद सभी देखते हैं कि किंजल, एजे और निधि कार से बाहर निकल रही थी। तभी वो तीनों आकाश के पास आती है और आकाश को गुड मॉर्निंग कहती है तो आकाश भी उन तीनों को गुड मॉर्निंग कहता है। इधर माया उन तीनों को देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि वो उन तीनों को पहचान गई थी। यहाँ तक कि उन तीनों ने भी माया को पहचान लिया था। तभी माया उन तीनों से हाथ मिलाती है। तभी आकाश बोला, किंजल, निधि, एजे, तुम तो इन्हें तो पहचान गई होगी, ये मेरी मॉम की सेक्रेटरी माया है। और माया, ये तीनों मेरी कंपनी की सीईओ है। तभी माया बोली, मैं इन तीनों को जानती हूँ। इन तीनों को तो बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई जानता है क्योंकि इनकी कंपनी ने सिर्फ 2 महीने में टॉप 10 कंपनी में अपना बना लिया है। माया की बात को सुनकर सभी स्माइल करने लगते हैं। तभी आकाश बोला, ठीक है अब हम सब यहाँ से चलते हैं। आकाश की बात को सुनकर सभी कार में बैठ जाते हैं और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी कारें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकती है और फिर उसमें से आकाश और बाकी सभी निकलते हैं और फिर वो सभी अंदर जाने लगते हैं। उन सभी को कोई भी नहीं रोकता है क्योंकि वो सभी एजे को पहचान गए थे। सभी सीधा मीटिंग रूम में चले जाते हैं जहां 10 लोग बैठे हुए थे। ये सभी इलाहाबाद के कंपनियों और मॉलों के मैनेजर थे। जब आकाश और बाकी सभी अंदर आते हैं तो वो सभी मैनेजर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद आकाश जाकर बॉस वाली चेयर में बैठ जाता है। जिसके बाद बाकी सभी भी एक एक चेयर में बैठ जाते हैं। तभी आकाश उन 10 को देखते हुए कहता है, मैं अब सभी कंपनी और मॉल का नया ओनर हूँ, या फिर तुम सभी कह सकते हो कि अब मेरे पास सक्सेना परिवार की सभी कंपनियां और प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूं कि अब से तुम अपने दिमाग में ये बैठा लो कि अब से मैं तुम्हारा नया बॉस हूं और तुम सभी को मेरे लिए लॉयल रहना है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो अगले दिन से तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 158 आकाश को फोन आना। आपने अभी तक पढ़ा। फिर उसमें से आकाश और बाकी सभी निकलते हैं और फिर वो सभी अंदर जाने लगते हैं। उन सभी को कोई भी नहीं रोकता है क्योंकि वो सभी एजे को पहचान गए थे। सभी सीधा मीटिंग रूम में चले जाते हैं जहां 10 लोग बैठे हुए थे। ये सभी इलाहाबाद के कंपनियों और मॉलों के मैनेजर थे। जब आकाश और बाकी सभी अंदर आते हैं तो वो सभी मैनेजर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद आकाश जाकर बॉस वाली चेयर में बैठ जाता है। जिसके बाद बाकी सभी भी एक एक चेयर में बैठ जाते हैं। तभी आकाश उन 10 को देखते हुए कहता है, मैं अब सभी कंपनी और मॉल का नया ओनर हूं, या फिर तुम सभी कह सकते हो कि अब मेरे पास सक्सेना परिवार की सभी कंपनियां और प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूं कि अब से तुम अपने दिमाग में ये बैठा लो कि अब से मैं तुम्हारा नया बॉस हूं और तुम सभी को मेरे लिए लॉयल रहना है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो अगले दिन से तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। अब आगे। आकाश की धमकी को सुनकर वो सभी मैनेजर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कहता है। तभी आकाश एक डेविल स्माइल करता है और बोला, मुझे यकीन है कि तुम सभी को मेरी बात समझ में आ गया होगा, तो तुम सभी मुझसे गद्दारी करने की कोशिश भी मत करना। तभी सभी एक साथ बोले, बॉस, हम आपके साथ कोई भी गद्दारी नहीं करेंगे, हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तभी आकाश बोला, तुम सभी का जवाब मुझे पसंद आया। अगर तुम सभी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही अब से तुम्हें 10% एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। आकाश की इस बात को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तो ठीक है, ये मीटिंग अब खत्म होती है, तुम सभी अपने अपने काम में चले जाओ। आकाश की बात को सुनकर सभी आकाश को शुक्रिया कहकर वहां से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद निधि खुश होते हुए कहती है, बॉस, आपने तो इस काम को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया, वरना हमें तो ये सब करने में बहुत समय लगता। निधि की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और कहता है, यहाँ का काम अब खत्म हो गया है तो हम सब यहाँ से चलते हैं। आकाश की बात को सुनकर सभी वहां से बाहर आते हैं। कंपनी से बाहर आने के बाद आकाश बोला, तुम तीनों अब कहाँ जाने वाले हो? तभी किंजल बोली, बॉस, अब हम दूसरे कंपनियों को देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम तीनों सभी कंपनियों को देख लेना। आकाश की बात को सुन तीनों अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी आकाश माया को देखते हुए कहता है, माया, अब हम कंस्ट्रक्शन साइट में चलते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां से कार में बैठकर चले जाते हैं। कुछ देर में वो पांचों कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाते हैं और फिर वो सभी कार से बाहर निकलते हैं। अभी वहां का काम शुरू हो गया था। तभी आकाश ललित जी के पास चला जाता है और फिर वो दोनों कुछ बात करने लगते हैं। तभी आकाश का फोन बजता है तो आकाश अपने पॉकेट से अपने फोन को निकालता है। तो आकाश के फोन में किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। तब आकाश फोन उठा लेता है। तभी दूसरी ओर से कोई बोलता है, क्या मेरी बात डॉक्टर AR से हो रही है? तभी आकाश बोला, हाँ, मैं ही डॉक्टर AR हूँ, लेकिन आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तभी दूसरी ओर से वो आदमी कहता है, मुझे विक्रम अंकल ने आपका नंबर दिया है। तभी आकाश बोला, आपको मुझसे क्या काम है? डॉक्टर AR, मेरी माँ का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो बीमार रहने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है।
तो क्या आप मेरी माँ का इलाज कर सकते हैं? उस आदमी की बात को सुनकर आकाश कुछ देर सोचता है और फिर बोला, ठीक है, मैं आपकी माँ का इलाज कर दूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं वहां कुछ देर में आऊंगा। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी आकाश को अपना एड्रेस बता देता है, जिसके बाद आकाश फोन कट कर देता है और ललित जी को देखते हुए कहता है, ललित अंकल, मैं किसी का इलाज करने के लिए जा रहा हूँ, आप यहाँ का काम देख लेना। आकाश की बात को सुनकर ललित जी अपना सर में हिलाते हैं, जिसके बाद आकाश माया से कहता है, माया तुम यही रुको, मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर माया अपना सर में हिला देती है, जिसके बाद आकाश वहां से चला जाता है। आकाश ने अपने तीनों बॉडीगार्ड्स को भी वही छोड़ दिया था और वो अकेले ही वहां से निकल गया था। वहीं पर दूसरी ओर मुंबई में गीता जी बोली, सुनील, मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, हमें मॉम से मिलने चलना चाहिए। तभी सुनील जी बोले, हो गीता, हम मॉम से मिलने जाएंगे और अपने साथ हमें आकाश को भी लेकर चलना चाहिए, शायद आकाश मॉम को ठीक कर सके। सुनील जी की बात गीता जी को अच्छी लगी है और वो कहती है, सुनील, तुमने ठीक कहा, हमें आकाश को भी हमारे साथ ले जाना चाहिए, शायद आकाश मॉम को ठीक कर पाए और वो मॉम डैड और अपने मामा मामी से भी मिल लेगा। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल FM ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH 159 आकाश के पेरेंट्स आए इलाहाबाद। आपने अभी तक पढ़ा, आप यहाँ का काम देख लेना। आकाश की बात को सुनकर ललित जी अपना सर में हिलाते हैं, जिसके बाद आकाश माया से कहता है, माया तुम यही रुको, मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर माया अपना सर में हिला देती है, जिसके बाद आकाश वहां से चला जाता है। आकाश ने अपने तीनों बॉडीगार्ड्स को भी वही छोड़ दिया था और वो अकेले ही वहां से निकल गया था। वहीं पर दूसरी ओर मुंबई में गीता जी बोली, सुनील, मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, हमें मॉम से मिलने चलना चाहिए। तभी सुनील जी बोले, हो गीता, हम मॉम से मिलने जाएंगे और अपने साथ हमें आकाश को भी लेकर चलना चाहिए, शायद आकाश मॉम को ठीक कर सके। सुनील जी की बात गीता जी को अच्छी लगी है और वो कहती है, सुनील, तुमने ठीक कहा, हमें आकाश को भी हमारे साथ ले जाना चाहिए, शायद आकाश मॉम को ठीक कर पाए और वो मॉम डैड और अपने मामा मामी से भी मिल लेगा। अब आगे गीता जी की बात को सुनकर सुनील जी कहते हैं, ठीक है गीता, हम अभी निकलते हैं और इलाहाबाद पहुंचने के बाद आकाश को हमारे साथ ले जाएंगे। और फिर वो दोनों कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय में गीता जी और सुनील जी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। कुछ देर में वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद प्लेन में बैठकर इलाहाबाद के लिए निकल जाते हैं और फिर 1 घंटे बाद इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। वही दूसरी ओर आकाश अब उस आदमी के घर के सामने पहुंच गया था और सिक्योरिटी गार्ड को अपना ID कार्ड दिखाकर अंदर की तरफ चला जाता है और सीधा विला के दरवाजे के सामने अपने कार को रोकता है। तभी आकाश देखता है कि दरवाजे पर एक औरत और एक आदमी और एक बूढ़ा आदमी खड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ नौकर भी खड़े हुए हैं। आकाश दरवाजे के सामने कार को रोकता है और कार से बाहर निकलता है। जब वो आदमी आकाश को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और आकाश के पास आता है। हेलो आकाश, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक डॉक्टर होगे। तभी आकाश उस आदमी से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर नीतीश सिंघानिया। तभी वो औरत और वो बूढ़ा आदमी एक साथ बोले, नीतीश, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी नीतीश जी बोले, कामनी और डैड, ये वही लड़का है जिसने मुझे बचाया था। नीतीश जी की बात को सुनकर नीतीश जी के डैड आकाश के पास आते हैं और बोले, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने नीतीश को बचाया था। तभी आकाश बोला, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं। तभी आकाश बोला, मिस्टर नीतीश, आपने मुझे यहाँ पर किसका इलाज करने के लिए बुलाया है? जिस पर नीतीश जी बोले, आकाश, मेरी मॉम का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो रही है। नीतीश जी की बात को सुनकर आकाश बोला, ठीक है, मैं आपकी मॉम को ठीक कर दूंगा, आप मुझे उनके पास ले जाइए। तभी वो तीनों आकाश को एक कमरे में ले जाते हैं। जब आकाश उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत बिस्तर में थी और उसके आसपास कई सारी मशीन लगी हुई थी। तभी आकाश उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उनके हाथ को पकड़कर उन्हें चेक करता है। वहीं दूसरी ओर सुनील जी और गीता जी कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंच चुके थे। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। तभी वो दोनों सामने देखते हैं कि वहां का काम शुरू हो चुका है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी उनके पास ललित जी और माया आते हैं। तभी सुनील जी बोले, ललित, मॉल का काम इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गया है? तभी माया बोली, बॉस, छोटे बास ने तो यहाँ के प्रॉब्लम को कुछ ही घंटे में सॉल्व कर दिया था, इसलिए आज यहाँ का काम शुरू हो गया है। जिसके बाद माया सभी चीज आकाश के मॉम डैड को बता देती है। माया की बात को सुनकर वो दोनों खुश और हैरान दोनों हो जाते हैं। उन दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि आकाश यहाँ के प्रॉब्लम को कुछ ही घंटे में ठीक कर देगा। उन्होंने सिर्फ आकाश को यहाँ काम सीखने के लिए भेजा था। वो दोनों मुंबई का काम खत्म हो जाने के बाद यहाँ के प्रॉब्लम को ठीक करने वाले थे। तभी गीता जी बोली, वैसे माया, अभी आकाश कहाँ है? वो यहाँ दिख नहीं रहा है। तभी माया बोली, मैम, छोटे बॉस को फोन आया था और वो हमें यही रहने के लिए कहकर यहाँ से चले गए हैं। माया की बात को सुनकर गीता जी बोली, माया, क्या तुम्हें पता है कि आकाश कहाँ गया है? मैम, मुझे नहीं पता कि छोटे बॉस कहाँ गए हैं। माया की बात को सुनकर सुनील बोले, गीता, हमें आकाश को ही फोन कर लेना चाहिए और उसे वापस बुलाना चाहिए। सुनील जी की बात को सुनकर गीता जी आकाश को फोन लगाती है, लेकिन आकाश का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। गीता जी कुछ और बार और फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश फोन नहीं उठा रहा था। आकाश ने अपने फोन को स्टोरेज रिंग में रख लिया था, इसलिए आकाश फोन नहीं उठा पा रहा था।
दोस्तों मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, इसलिए रोज चैप्टर अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से रोजाना चैप्टर आएंगे। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। CH-160 आकाश ने किया कनक जी का इलाज। आपने अभी तक पढ़ा। उन्होंने सिर्फ आकाश को यहाँ काम सीखने के लिए भेजा था। वो दोनों मुंबई का काम खत्म हो जाने के बाद यहाँ के प्रॉब्लम को ठीक करने वाले थे। तभी गीता जी बोली, वैसे माया अभी आकाश कहाँ है? वो यहाँ दिख नहीं रहा है। तभी माया बोली, मैम छोटे बॉस को फोन आया था और वो हमें यही रहने के लिए कहकर यहाँ से चले गए हैं। माया की बात को सुनकर गीता जी बोली, माया क्या तुम्हें पता है कि आकाश कहाँ गया है? मैम मुझे नहीं पता कि छोटे बॉस कहाँ गए हैं। माया की बात को सुनकर सुनील बोले, गीता हमें आकाश को ही फोन कर लेना चाहिए और उसे वापस बुलाना चाहिए। सुनील जी की बात को सुनकर गीता जी आकाश को फोन लगाती है, लेकिन आकाश का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। गीता जी कुछ और बार और फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश फोन नहीं उठा रहा था। आकाश ने अपने फोन को स्टोरेज रिंग में रख लिया था, इसलिए आकाश फोन नहीं उठा पा रहा था। अब आगे। तभी गीता जी बोली, सुनील आकाश फोन नहीं उठा रहा है। तभी सुनील जी बोले, गीता आकाश अभी कार ड्राइव कर रहा होगा, इसलिए आकाश फोन नहीं उठा रहा है। सुनील जी की बात को सुनकर गीता जी बोली, सुनील आपने सही कहा, जरूर आकाश कार चला रहा होगा, इसलिए ही आकाश फोन नहीं उठा रहा है। अब हमें मॉम से मिलने चला जाना चाहिए। जब आकाश हमें फोन करेगा तो हम आकाश को वही बुला लेंगे। गीता जी की बात को सुनकर सुनील जी अपने सर को हवा में हिलाते हैं और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वही आकाश उस बुरी औरत को चेक कर ही रहा था, तभी उनका आंख खुल जाती है और वो आकाश को देखते हुए कहती है, आकाश मेरे पोते तू आ गया। उस बुरी औरत की बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। तभी आकाश को कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगता है, लेकिन आकाश को पूरा क्लियर याद नहीं आया था। तभी आकाश कहता है, आप अभी शांत हो जाए, मैं अभी आपका इलाज करने वाला हूँ। आकाश की बात को सुनकर वो बुरी औरत शांत हो जाती है। तभी आकाश अपने पॉकेट में अपने हाथ को डालकर अपने स्टोरेज रिंग से सिल्वर नीडल और एक गोली निकालता है। वैसे नीतीश जी के डैड का नाम वीरेंद्र और मॉम का नाम कनक है। तभी आकाश कनक जी के एक्यूपंक्चर पॉइंट में सिल्वर नीडल डालता है और उन्हें वो गोली खिला देता है, जिसके कुछ ही देर में कनक जी को काले रंग की उल्टी होती है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी कनक जी के चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती है और वो पहले से थोड़ी जवान दिखने लगती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश सभी सिल्वर नीडल को निकाल लेता है और सभी को देखते हुए कहता है, अब आपकी मौत ठीक हो गई है। तभी सभी आकाश को शुक्रिया कहते हैं। तभी नीतीश जी बोले, आकाश तुम नीचे इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूं। तभी आकाश उस कमरे से बाहर चला जाता है और सीधा विला से बाहर निकलकर गार्डन में चला जाता है। आकाश गार्डन में बैठ जाता है। वहीं पर आकाश के पेरेंट्स की कार एक विला के अंदर इंटर होती है। अंदर जाने के बाद उनकी कार रुकती है, तो वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। तभी उनके पास एक मेड आती है और वो दोनों उस मेड के साथ अंदर की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें गार्डन में आकाश दिखता है। उन दोनों को आकाश की तरफ देखता हुआ देखकर वो मेड कहती है, सर मैडम वो एक डॉक्टर है जो बड़ी मैम का इलाज करने के लिए आए हैं। तभी वो दोनों आकाश की तरफ जाने लगते हैं। तभी विला के अंदर से नीतीश जी बाहर आते हैं। नीतीश जी सुनील जी और गीता जी को देखकर उनके पास जाने लगते हैं। तभी आकाश की नजर अपने पेरेंट्स पर जाती है, तो आकाश अपने जगह से उठकर कहता है, मॉम डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश की बात को सुनकर नीतीश जी चलते चलते ही रुक जाते हैं और आकाश हैरानी से देखने लगते हैं। तभी गीता जी बोली, आकाश हम यहाँ तुम्हारी नानी से मिलने आए हैं। इस बार गीता जी की बात को सुनकर आकाश हैरान हो गया था। तभी आकाश की सभी यादें क्लियर होने लगती है और आकाश को सब कुछ अच्छे से याद आ जाता है। तभी गीता जी नीतीश जी को देखती है और कहती है, नीतीश भैया आप इधर आइए, ये आपका भांजा आकाश है। गीता जी की बात को सुनकर नीतीश जी के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो आकाश के पास जाते हैं और आकाश को गले लगा लेते हैं। तभी गीता जी बोली, नीतीश भैया मॉम कहाँ है? तभी नीतीश जी बोले, गीता मॉम अभी हॉल में बैठी हुई है, वो बात आकाश से मिलने की जिद कर रही है और कह रही है कि उन्हें अपने पोते से मिलना है। मॉम आकाश को देखते ही आकाश को अपना पोता कह रही थी। नीतीश जी की बात को सुनकर गीता जी और सुनील जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उन दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि कनक जी आकाश को देखते ही उसे पहचान जाएगी और आकाश से मिलने की जिद करने लगेगी। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी इमॉर्टल गॉड सिस्टम ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स।